आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी वॉइस, ऑडियो वीडियो क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो टॉपिक है आपके पास में कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन डिस्कस कर रहे थे हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेक्शन, वो आपको बताया था। कॉम्पेक्शन करने से फायदा क्या होगा? स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी आपकी। कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। उसकी डेंसनेस बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, परमेबिलिटी क्या होती है? रिड्यूस होती है, परमेबिलिटी विल रिड्यूस। इससे बेनिफिट कैसे, एक ड्यूरेबिलिटी कैसे बढ़ती है उसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताया था आपको कि ड्यूरेबिलिटी, परमेबिलिटी कम हो जाएगी कॉम्पेक्शन करने से। तो बाहर के जो केमिकल्स हैं, गैसेज हैं, हार्मफुल गैसेज है, वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। अगर वो गैसेज अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो वो रेनफोर्समेंट को कोरोजन भी नहीं करवा पाएंगे। उनका रेनफोर्समेंट का वो कोरोजन नहीं करवा पाएंगे, रेनफोर्समेंट का कोरोजन नहीं करवा पाएंगे, रेनफोर्समेंट की लाइफ कम नहीं होगी। अगर रेनफोर्समेंट की लाइफ कम नहीं होगी तो रेनफोर्समेंट हमारा लंबे समय तक चलेगा, आपका कंक्रीट का सेक्शन लंबे समय तक चलेगा, जिससे कि ड्यूरेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी आपके सेक्शन की। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल बताया था जस्ट छोटा सा, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट आई थिंक अभी मैंने एक फाइल सेंड करी है आपको, मिल गई सबको? फाइल भेजी है अभी मैंने ग्रुप पे आपको एक, बोलो। एक फाइल भेजी है अभी आपको ना, कॉन्क्रीट फाइल। आ गई सबके पास? चलो उसको ओपन कर लो, ओपन करो फाइल, ओपन करो। ओपन हो गई है? सबने कर लिया ओपन? अच्छा, कुछ जस्ट मैं एक दो पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता था पहले कि कल से आपका जो मॉर्निंग का टाइम रहेगा बिल्डिंग मटेरियल का, दैट विल बी 11:30, 11:30 से रहेगा, ठीक है। कल से बीएम का टाइम, बिल्डिंग मटेरियल का टाइम कितना रहेगा? 11:30 से रहेगा कल से, ठीक। जस्ट बताना था आपको कि कल से आपका जो टाइमिंग रहेगा दैट विल बी 11:30 से होगा बिल्डिंग मटेरियल, ठीक। कल से बिल्डिंग मटेरियल का टाइम रहेगा 11:30। ये किसके लिए है? दैट इज फॉर बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल के लिए है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए है, क्लियर है? चलो, सो ये जस्ट कल से याद रखना आपकी 11:30 से कल क्लास चलेगी मॉर्निंग में, ठीक है। सो कॉम्पेक्शन का स्टार्टिंग करते हैं। कॉम्पेक्शन का बेसिक मैंने आपको बता दिया था। आपके पास बचा हुआ है क्या? मेथड्स ऑफ द कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन के कौन कौन से तरीके होते हैं कॉम्पेक्शन करने के? फायदा क्या है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। बेनिफिट क्या है वो आपको पता है। अब जस्ट डिस्कस करना है इसके तरीके क्या क्या है कॉम्पेक्शन करने के। अब देखो मैं यहाँ पे मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं आज ज्यादा लिखने वाला नहीं हूँ। एज इट इज सारे के सारे आपके फाइल के जो स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखता हूँ और वही सेम टू सेम चीज आपकी फाइल में लिखी हुई है, तो उससे कोई ऐसा ज्यादा खास बेनिफिट नहीं है। वो जो समझाने का पार्ट होगा वो मैं समझा दूंगा यहाँ पे लिख के, ठीक। अब जस्ट स्टेटमेंट रीड करो, उसको हम डिस्कस करते रहेंगे कि हाँ किसका क्या मीनिंग है। एज इट इज सेम टू सेम चीज सारी की सारी आपके नोट्स में लिखी हुई है, क्लियर है? तो देखो जरा, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करनी है कैसे? मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन से। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन से पहले का जो आपका पार्ट था वो आपने कल डिस्कस कर दिया था, ठीक है। मेथड ऑफ कॉम्पेक्शन से जो पहले का पार्ट था वो मैंने कल डिस्कस कर दिया था आपसे कि भाई क्या होता है। कॉम्पेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि रिमूव करते हो आप एंट्रैप्ड एयर को, यू आर रिमूविंग द एंट्रैप्ड एयर। ये याद रखना पॉइंट कि कॉम्पेक्शन में एंट्रैप्ड एयर को रिमूव करा जाता है, एंट्रेंड एयर को रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि बेसिकली आपका जो कॉन्क्रीट मार्क्स है वो कॉन्क्रीट जो मिक्स है वो डेंस बनेगा, डेंस मिक्स बनेगा आपका, ये से बेनिफिट निकल के आता है। कॉम्पेक्शन का इफेक्ट क्या होता है? डेंसिटी में आपको फर्क देखने को मिलेगा। क्या इफेक्ट होगा डेंसिटी पे वो आपको ऑलरेडी पता है। डेंसिटी पे इफेक्ट होगा, स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी इफेक्ट होगा कॉन्क्रीट की, क्लियर है? यहाँ तक सारे पॉइंट आपको क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया कि जितने भी आप प्रोसेस करोगे ना कॉम्पेक्शन में, जितने भी तरीके में आपको बताऊंगा, हर तरीके में बस आपके पास में सिर्फ एक ही काम आपको करना है। वो क्या है? आपको किसी भी तरह से एक्सटर्नल वर्क करना है, आपको पार्टिकल्स को एक्सटर्नल एनर्जी देनी है, एंड उस एनर्जी को वो पार्टिकल्स फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज कर लेंगे। अगर पार्टिकल को एनर्जी मिल गई, पार्टिकल उस एनर्जी को फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए यूज कर लेंगे, तो पार्टिकल पास पास चले जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन उनको पास पास जाने से रोक रहा था। तो हमने क्या करा? पार्टिकल को एनर्जी दे दी, जिस एनर्जी की हेल्प से वो पार्टिकल्स उस फ्रिक्शन को इफेक्ट को ओवरकम करेंगे और वो पास पास चले जाएंगे। एंड अगर पार्टिकल पास पास चले गए, एयर रिमूव हो गई, दैट विल बी कॉम्पेक्शन। वही क्या होगा? कॉम्पेक्शन होगा। मतलब आपका जो कॉन्क्रीट है वो कॉम्पैक्टेड स्टेट में हो गया, वो डेंस स्टेट में चला गया। ठीक है, यहाँ तक की कोई आई डोंट थिंक कि किसी को कोई किस तरह की प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताइए जरा एक बार, बोलो एक बार, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मेथड स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं कॉम्पेक्शन करने के मेथड्स। चलो मेथड शुरू कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से मेथड आपके पास में होते हैं। आप जस्ट रीड करते चलना फाइल में आपको सारे पॉइंट लिखे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, मैं समझाता रहूंगा कि किसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो फाइल अपने साथ में रख के बैठना। देखो क्या है आपके पास में, नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन से मेथड होंगे कॉम्पेक्शन के। देखो एक मुझे पहले तो ये स्टेटमेंट बताओ, एक नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, द लोअर द वर्केबिलिटी हायर इज द अमाउंट ऑफ द एयर एंट्रैप्ड। क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? ये स्टेटमेंट सही है गलत है? कि द लोअर इज द वर्केबिलिटी हायर इज द अमाउंट ऑफ द एयर एंट्रैप्ड, ये स्टेटमेंट सही है गलत है? बोलो। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या है? सही है। कैसे सही है? आपको सिंपली ऐसे सोचना है कि भाई लोअर इज द वर्केबिलिटी हायर इज द एयर एंट्रैप्ड। कैसे? वर्केबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? वर्केबिलिटी कम होने का मतलब यह है कि पार्टिकल आपका कॉम्पैक्टेड स्टेट में नहीं जा रहा है। पार्टिकल आपका कॉम्पैक्टेड स्टेट में नहीं जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि वर्केबिलिटी की आपको डेफिनेशन बताई थी ना। जब वर्केबिलिटी आपको डेफिनेशन बताई थी तो 3-4 डेफिनेशन बताई थी वहां पे मैंने आपको। उसमें एक डेफिनेशन ये भी थी कि कितना इजीली आप अपने कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो। ये भी एक डेफिनेशन थी वहां पे या नहीं थी? कि इट इज द ईज विद विच द कॉन्क्रीट कैन बी कॉम्पैक्ट। कितना इजीली कॉन्क्रीट कॉम्पैक्ट हो पा रही है, दैट वाज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी। क्या वो भी वर्केबिलिटी की डेफिनेशन थी? क्या वो भी एक वर्केबिलिटी की डेफिनेशन थी? वो डेफिनेशन आपको याद होगा कि एक डेफिनेशन वहां पे वो भी लिखवाई थी कि द ईज विद विच कॉन्क्रीट कैन बी कॉम्पैक्टेड। कितनी इजीली आप कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो। अब मैंने ये बोला कि वर्केबिलिटी कम है, आप समझना, पॉइंट को लिंक करो। आप लिंक कर सकते हो आप खुद से कुछ सारे पॉइंट्स को, क्योंकि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी अगर कम है, अगर कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी कम है, वर्केबिलिटी कम होने का मतलब क्या है? कि हम उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही मीनिंग है। कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी कम होने का मतलब है कि हम उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर हम उसको कॉम्पैक्ट नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एंट्रैप्ट एयर क्या थी? ज्यादा थी। ज्यादा थी या नहीं थी? बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कॉम्पैक्ट ना कर पाने का मतलब क्या है? एंट्रैप्ट एयर अंदर ज्यादा रह गई। यही मीनिंग है ना? तो क्या मीनिंग है? लोअर द वर्केबिलिटी, एंट्रैप्ट एयर ज्यादा थी, यस, या फिर ज्यादा रह गई। बोलो स्टेटमेंट क्लियर होगा सभी को कि लोअर इज द वर्केबिलिटी हायर इज द अमाउंट ऑफ द एंट्रैप्ट एयर। जितनी कम वर्केबिलिटी आपके पास में थी, जितनी कम वर्केबिलिटी आपके पास में थी, मतलब आप उसको उतना कम कॉम्पैक्ट कर पाए, आप उसको उतना कम कॉम्पैक्ट कर पाए, आप उसको उतना कम कॉम्पैक्ट कर पाए, मतलब उसके अंदर उतना ज्यादा एंट्रैप्ट एयर रह गई। लोअर इज द वर्केबिलिटी, लोअर इज द कॉम्पैक्शन, लोअर इज द कॉम्पैक्शन, हायर इज द एंट्रैप्ट एयर। बोलो स्टेटमेंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? सब लोग बताओ, ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? क्या मीनिंग था स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट का मतलब आया सबको समझ में? ओके, सबको स्टेटमेंट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वर्केबिलिटी की डेफिनेशन ये भी होती है कि कितना इजीली आप कॉन्क्रीट को कॉम्पैक्ट कर पाए। अब जितनी लो वर्केबिलिटी, मतलब आप उतना डिफिकल्टी के साथ उसको कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो, या फिर आप ये बोलो कि आप उतना कम उसको कॉम्पैक्ट कर पाए, और जितना कम आप उसको कॉम्पैक्ट कर पाओगे, जितना कम वर्केबिलिटी होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर एंट्रैप्ट एयर रह जाएगी। आई थिंक ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर है। ठीक है, सबको क्लियर है? चलो अब आगे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट नोट पॉइंट आपके पास लिखा हुआ है कि द इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ये पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है। ये भी तो पॉइंट आपको पता है कि इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन, अगर कॉम्पैक्शन इनसफिशिएंट है, अगर आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं करा, तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? कंक्रीट की परमेबिलिटी विल इंक्रीज, परमेबिलिटी विल इंक्रीज। ये स्टेटमेंट क्लियर है सभी को? इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन, प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना होने से परमेबिलिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। परमेबिलिटी विल इंक्रीज, क्योंकि वॉइड्स रह जाएंगे वहां पे। वॉइड अगर रह जाएंगे तो पार्टिकल उसमें जो भी फ्लूइड है आपका वो उसमें से इजीली पास कर जाएगा। परमेबिलिटी क्या है? परमेबिलिटी आपको ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। बताओ क्लियर है नहीं है? ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ कि इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन, इनसफिशिएंट कॉम्पैक्शन का मतलब क्या है? इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। Insufficient compaction means increased permeability of the concrete. ये क्लियर है सबको स्टेटमेंट?
ओके, नेटवर्क इशू, अच्छा चलो ये अभी जो कैन ओके, क्या बताया यहाँ पे कि ये बताया भाई कि insufficient compaction will lead to the higher permeability of the concrete. Insufficient compaction will lead to the higher permeability of the concrete. ये स्टेटमेंट बोल रहा है आपको कि अगर कॉम्पैक्शन इनसफिशिएंट है, आपने अगर प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं कर रखा है, अगर आपने प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं कर रखा तो परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ये बताया जा रहा है. Insufficient compaction will lead to the higher permeability of the concrete. Insufficient compaction will lead to the higher permeability of the concrete, ये आपको बताया जा रहा है. बोलो, ये स्टेटमेंट सब लिंक कर पा रहे हैं इस स्टेटमेंट को, सभी को क्लियर है ना? तो दो स्टेटमेंट अभी तक आपने डिस्कस करे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था कि भाई फर्स्ट सर अगर एंट्रैप्ड एयर ज्यादा होगी तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी इन केस ऑफ एयर एंट्रेनिंग. इन केस अगर एंट्रेंड एयर ज्यादा होगी तो, एंट्रैप नहीं बोलना है उसको, क्या बोलना है, एंट्रेंड एयर. क्या पूछा आपने? अगर एंट्रैप्ड एयर ज्यादा होगी तो वर्केबिलिटी ज्यादा होगी इन केस ऑफ एयर एंट्री. वो एंट्रेंड एयर होती है, ठीक है, वो एंट्रेंड होती है. दोनों में फर्क है, आपको फर्क बताया भी था स्टार्टिंग में जब आपको मैंने एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर के बारे में बताया था, वहां पे डिफरेंस बताया था कि दोनों अलग अलग होती हैं. एंट्रैप्ड एयर थोड़ी बड़ी साइज की होती है, एंट्रेंड एयर छोटे साइज की होती है, और इनफैक्ट एंट्रेंड एयर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है. वो एक बॉल बियरिंग की तरह से काम करती है जिसके ऊपर पार्टिकल स्लिप कर जाते हैं. ठीक है, दोनों अलग अलग होती हैं. चलिए, सो ये क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है. फिर अपना मेथड स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से मेथड होते हैं. जस्ट दो स्टेटमेंट थे आपके पास में जो नॉर्मल से स्टेटमेंट थे, आपको पता है इनके बारे में खुद से. ये चीजें इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि ठीक है आपको पता है, बार बार बता रखा है इनको, लेकिन एक बार रिटर्न फॉर्म में रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट में आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है उठा के. नेक्स्ट आपके पास में आएगा मेथड की बात करना है. सो मेथड में जो आपको फर्स्ट मेथड डिस्कस करना है दैट विल बी हैंड कॉम्पैक्शन. द फर्स्ट ऑफ द मेथड जो आपको डिस्कस करना है इन द मेथड, दैट मेथड विल बी हैंड कॉम्पैक्शन. हैंड कॉम्पैक्शन के बारे में आपको डिस्कस करना है. हैंड कॉम्पैक्शन क्लियर कट नाम है, नाम में लिखा हुआ है हैंड कॉम्पैक्शन, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स. हैंड से क्या करोगे आप, कॉम्पैक्शन करोगे. हैंड्स की हेल्प से आप क्या करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे. सिंपल ये मीनिंग है हैंड. ठीक है, अब तीन तरीके रहेंगे इसमें आपके पास में. आपके पास में क्या रहेंगे, तीन तरीके रहेंगे. एक तो रहेगा आप सिंपल रोडिंग विद द हेल्प ऑफ द रोड्स. एक रहेगा आपके पास में विद द हेल्प ऑफ द रैमर, रैमर होंगे आपके पास में. एक होगा आपके पास में टेम्पर्स, टैंपिंग रोड जिसको आप बोल रहे थे ना अभी तक, टैंपिंग रोड वही है टैंपिंग रोड. ठीक है, हैंड कॉम्पैक्शन तीन तरीके रहेंगे हैंड कॉम्पैक्शन के. रैमर होगा, एक क्या होगा आपका, टैंपिंग होगा, टैंपिंग. एक होगा रोड, एक होगा क्या, रोड. सबसे पहली बात तो ये बताओ, अगर आपको हैंड कॉम्पैक्शन करना है तो किस तरह के वर्क के सुटेबल रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ वर्क, किस तरह के वर्क के लिए ये हैंड कॉम्पैक्शन वाला जो तरीका है वो सुटेबल रहेगा. किस तरह के वर्क के लिए, इंपॉर्टेंट वर्क के लिए या फिर अनइंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए, इंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए या फिर स्मॉल स्केल वर्क्स के लिए, माइनर वर्क्स के लिए. बिल्कुल अनइंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए वाला तरीका क्या रहेगा आपका, सुटेबल रहेगा. अनइंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए वाला तरीका आपका सुटेबल रहेगा. इनफैक्ट आप इसको रीड करके देखो, रीड करके देखो कि भाई फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखा हुआ है कि यूज्ड फॉर अनइंपॉर्टेंट वर्क्स, यूज्ड फॉर अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क्स ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड. वो कॉन्क्रीट के वर्क जो कि स्मॉल मैग्नीट्यूड के होते हैं, यूज्ड फॉर अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड्स. आई थिंक ये पॉइंट सभी को क्लियर है. यूज्ड फॉर अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड. अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क जो होंगे, छोटे मैग्नीट्यूड के जो वर्क होते हैं, उनके लिए आप इस मेथड को क्या कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि समटाइम्स आल्सो अडॉप्टेड वेयर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रिइंफोर्समेंट इज आल्सो यूज्ड. समटाइम्स कभी कभी वहां पर भी आप इसको यूज कर लेते हो जहां पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रिइंफोर्समेंट आपने यूज कर रखा हो. कैसे वो समझो बात जरा. लेट अस सपोज मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि भाई एक मैं कोई स्लैब डाल रहा था. स्लैब के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डाल दिया. ठीक है, स्लैब के लिए आपने क्या डाला, यहाँ पे रिइंफोर्समेंट डाल दिया. स्लैब के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रेनफोर्समेंट डाल रहे हो. तो कभी कभी आप इसको ऐसी जगह पर भी यूज कर लेते हो, हमेशा नहीं बोल रहे, कभी कभी जहां पे हाई रेनफोर्समेंट आपने यूज कर रखा है. इनफैक्ट इसके लिए तरीके आपके पास अलग रहेंगे, बस मैं जस्ट एक आपको केस बता रहा हूँ कि समटाइम्स दैट मेथड में बी अडॉप्टेड वेयर द हाई रेनफोर्समेंट इज यूज. कैसे, आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो, एक रोड को यूज कर रहे हो. हैंड कॉम्पैक्शन करने का तरीका क्या है, रोडिंग. तीन तरीके बताया आपको हैंड कॉम्पैक्शन के. फर्स्ट मेथड है क्या, रोडिंग. दूसरा क्या है, टैंपिंग, टैंपिंग मतलब टैंपिंग रोड. तीसरा मेथड क्या है आपके पास में, रैमिंग, रैमर्स की हेल्प से, रैमर्स. क्लियर है. अब रोड की हेल्प से आप क्या करोगे, ये एक तरह से सिंपल रोड है, एक तरह से रोड है, इसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन रहता है, 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ रहेगी. डायमेंशन लिखी हुई है आपके नोट्स में, आप उसको रीड कर लेना. आप क्या करोगे, रोड की हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ रोड आप क्या करने वाले हो ना, यहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे कॉन्क्रीट को डाल दिया, आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, आपने यहाँ पे कॉन्क्रीट प्लेस करी रेनफोर्समेंट के ऊपर.
आपने यहाँ पे रेनफोर्समेंट के ऊपर क्या करा, कंक्रीट को प्लेस करा। अब आप क्या चाहते हो, आप इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन रेनफोर्समेंट कैसा है यहाँ पे, रेनफोर्समेंट का मैग्नीट्यूड हाई है। आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ दिस रोड, विद द हेल्प ऑफ दिस रोड, आप इस रोड की हेल्प से सिंपली इसको क्या करोगे, इनवर्ट डायरेक्शन में, अंदर के डायरेक्शन में आप इस कंक्रीट को धकेलने की कोशिश करोगे। इसको कहते हैं पोक करना, पोकिंग। इसको क्या कहते हैं, पोक, पोकिंग बोल सकते हो आप, पोकिंग, पोकिंग। तो आपने क्या करा है, आप यहाँ पे आपको हाई रेनफोर्समेंट था, सिंस आपके पास यहाँ पे हाई रेनफोर्समेंट था, अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा तरीका यूज करते, अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशंस वगैरह यूज करते, तो चांसेस थे कि जो आपकी रेनफोर्समेंट थी वो डिस्टर्ब हो सकती थी, चांसेस थे कि रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो सकती थी। इसीलिए हमने यहाँ पे हैंड रोडिंग वाला तरीका, आपने यहाँ पे हैंड रोडिंग वाला तरीका यूज कर लिया। अब हैंड रोडिंग की हेल्प से क्या कर रहे हो, सिंपली आप कॉन्क्रीट को ऐसे अंदर की तरफ धकेल रहे हो, अंदर की तरफ धकेल रहे हो आप कॉन्क्रीट को विद द हेल्प ऑफ दिस रोड, इस रोड की हेल्प से। अब जब कंक्रीट को आप अंदर धकेल रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो पास पास जाएगी, कंक्रीट क्या जाएगी आपकी, पास पास जाएगी। कंक्रीट अगर पास पास जाएगी तो वॉइड्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इनफैक्ट ये भी एक तरीका है जो कभी कभी आप यूज कर लेते हो, बट एफिशिएंसी कोई ऐसा खास नहीं मिलेगी, एफिशिएंसी ऐसा कोई खास नहीं मिलेगी, बट आपको जस्ट ये बताया गया है कि हाँ समटाइम्स हाई रेनफोर्समेंट जहां पर हो रखे हैं वहां पर आप इसको यूज कर लेते हो। क्योंकि अगर यहाँ पे आप वाइब्रेशन यूज करते हैं ना, तो वाइब्रेशन से खतरा क्या था, वाइब्रेशन से खतरा ये था कि आपका ये रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब होने का चांस था वहां पे, जो कि बहुत हाई है मैग्नीट्यूड में। हाई रेनफोर्समेंट है ना, तो ये हाई रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो सकता था बाय द वाइब्रेशंस। तो आपने सिंपली रोड लेकर गया, आप रोड से उसको आपने अंदर की तरफ धकेल दिया, बस पोक कर दिया आपने उसको, पोकिंग कर दिया। सो मुझे ये बताओ कि हमने डिस्कस करा कि हैंड कॉम्पेक्शन की हम बात कर रहे हैं, सुटेबल रहेगा फॉर अनइंपोर्टेंट वर्क्स के लिए, अनइंपोर्टेंट वर्क के लिए जो कि स्मॉल मैग्नीट्यूड के होंगे। अब हैंड कॉम्पेक्शन करने के आपके पास में तीन तरीके हैं, तीन तरीके हैं, एक तो है रोड, दूसरा है आपके पास में टैंपिंग, और तीसरा तरीका है आपके पास में रैमर्स, रैमिंग, रैमिंग बोल सकते हो। रोड का मैंने अभी आपको बताया, रोड क्या होती है कि स्पेसिफिकली डायमेंशन की आपके पास सिंपल एक रोड रहेगी, सिंपल एक रोड रहेगी आपके पास इस तरह से, इसका एक स्पेसिफिक डायमेंशन होगा, देयर विल बी स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ दिस रोड, डायमेंशन रहेगा इस रोड का लगभग 2 मीटर के आसपास ये लॉन्ग होती है, लगभग 2 मीटर क्या रहेगी ये लॉन्ग रहेगी, एंड लगभग 16 के आसपास क्या रहेगा इसका डायमीटर रहेगा। ये इस रोड की आपको डायमेंशन बताइए, रोड, जो रोड जिसको रोडिंग बोल रहे हो ना आप, इसकी डायमेंशन कितनी होती है, 2 मीटर, डाया होता है 16 के आसपास। आप क्या करोगे, रोड लेकर जाओगे और रोड की हेल्प से इस कंक्रीट को आप अंदर की तरफ धकेलोगे, बस पोकिंग करोगे यहाँ पे, सिंपल ये तरीका है। सब प्रॉपर नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कभी कभी यूज कर लेते हैं छोटे मोटे वर्क्स के लिए। दूसरा तरीका क्या रहेगा आपके पास में, टैंपिंग, टैंपिंग रोड, टैंपिंग रोड की हेल्प से। टैंपिंग रोड वाला तरीका तो आपने 2-3 जगह पे यूज कर रखा है, कहाँ पे, जब आपने कंक्रीट की क्यूब्स बनाए थे, जब आपने कंक्रीट के क्यूब बनाए थे वहां पे आपने क्या यूज करा था, टैंपिंग रोड को ही तो यूज करा था ना। अब मुझे ये बताओ टैंपिंग रोड का डायमीटर कितना होता है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ टैंपिंग रोड, टैंपिंग रोड का डाया कितना था, टैंपिंग रोड का डाया कितना था, 16 ओके। और टैंपिंग रोड का हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी, हाइट कितनी थी, 60 सेंटीमीटर तक, यस। सो हाइट होती है आपके पास में लगभग कितनी, 60 सेंटीमीटर तक हाइट होती है, 60 सेंटीमीटर तक होती है हाइट, डायमीटर कितना होता है वो मैंने आपको बता दिया। सो टैंपिंग रोड से देखो यहाँ पे आपने रोड की हेल्प से तो क्या किया है, रोड की हेल्प से तो आपने क्या करा है, इसको अंदर धकेला है, जस्ट जस्ट इसको अंदर की तरफ धकेला है, इसको कहते हैं पोकिंग करना, इसको कहते हैं क्या, पोकिंग करना कहते हैं इसको, अंदर की तरफ धकेल रहे हो, बस आप इसको धक्का दे रहे हो अंदर की तरफ विद द हेल्प ऑफ दिस रोड। आई थिंक ये बहुत इजीली आप इसको रिलेट कर सकते हो। टैंपिंग रोड की हेल्प से आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ब्लोज दोगे, आप क्या करोगे, ब्लो प्रोवाइड करवाओगे, 15, 20, 25, 30 डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, जितने भी ब्लो आपको देने हैं वो आप प्रोवाइड करवाओगे। एक होता है रैमर्स, रैमर्स भी होता है, आई थिंक ये मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपने अपने घरों पे देखा होगा इसको। कभी आपके घर पे कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो आपके घर पे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर जब डाला गया होगा, ग्राउंड फ्लोर जब आपके यहाँ पे डाला गया होगा, तो वहां पे आपने इस रैमर को यूज होते देखा होगा, रैमर को आपने वहां पे यूज होते देखा होगा। कैसे, मैं इसकी शेप आपको बना के दिखाता हूँ, इस तरह का रहता है कुछ, इस तरह का देखा है आपने कुछ। आप क्या करते हो, इस रैमर को पकड़ोगे, इस रैमर को पकड़ोगे, इस रैमर को ऊपर उठाओगे और फिर नीचे मारोगे इसको, जो भी जिसके ऊपर भी आप कॉम्पेक्शन कर रहे हो, फिर इसको ऊपर उठाओगे, फिर इसको जमीन पे मारोगे जहां पे भी आपको कॉम्पेक्शन करना है, फिर उठाओगे, फिर नीचे मारोगे इसको, फिर उठाओगे, फिर नीचे गिराओगे इसको। बताओ ये आया, ये रैमर देखा है सबने यूज होता हुआ अपने अपने घरों पे, बोलो, रैमर देखा है कभी किसी ने यूज होते हुए कंस्ट्रक्शन में, ऐसा देखा होगा ना रैमर, ये देखा है आप लोगों ने रैमर, रैमर को यूज करते हुए, सिंपल, यस वही फ्लोर के लिए बिल्कुल।
फ्लोर के लिए वही मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आपने फ्लोर डाला होगा ना, कभी ग्राउंड फ्लोर वगैरह डाला होगा, तो वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे आपने नीचे सपोज करो आपने छोटे छोटे एग्रीगेट्स को ब्रेक करके डाल रखा है, आपने ईंट डाल रखी है तोड़ तोड़ कर, तो उसको आपको कॉम्पैक्ट करना था। रैमर से क्या कर रहे हो, उठा रहे उसको नीचे गिरा रहे हो, उठा रहे नीचे गिरा रहे हो, उठा रहे नीचे गिरा रहे। मेरे ख्याल से इनफैक्ट आपने खुद ने भी करा होगा कभी कभी है, जब बचपन में होंगे छोटे होंगे तो आपने खुद ने भी करके देखा होगा, ठीक है, आपने खुद ने भी किया होगा इसको। यस, क्लियर है। तो ये 3 तरीके थे आपके पास में करने के। हाँ वही, मतलब आप भी कभी भी अगर चांस मिलता होगा तो करोगे जरूर। चलो, तो ये 3 तरीके हैं आपके पास में हैंड कॉम्पेक्शन में, रोडिंग हो गया, टैंपिंग हो गया एंड रैमर हो गया। मैंने तीनों का आपको तरीका बता दिया। टेम्पर में आप टैंपिंग रोड की हेल्प से ग्लो प्रोवाइड करते हो। रैमर में क्या होता है आपका, क्या होता है, एक तरह से इम्पैक्ट ही देते हो अभी आप, उठाते हो नीचे गिराते हो, उठाते नीचे गिराते हो, उठाते हो नीचे गिराते हो। एक तरीका क्या था, रोडिंग की हेल्प से आप जस्ट इसको पोक करोगे, आप इसको अंदर की तरफ धकेलोगे जस्ट कॉन्क्रीट को, सिंपल। क्लियर है। तो ये 3 तरीके रहेंगे, यूज करोगे अनइंपॉर्टेंट वर्क्स के लिए, स्मॉल मैग्नीट्यूड के वर्क के लिए यूज करोगे। अब इसको एक बार रीड करके देख लो, रीड करके देखो क्या लिखा हुआ है। सो आपके पास में लिखा है हैंड कॉम्पेक्शन, सबसे टॉप पॉइंट आपके पास क्या है, हैंड कॉम्पेक्शन। हैंड कॉम्पेक्शन के 3 पॉइंट वहां पे मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, कौन कौन से। फर्स्ट है आपके पास में रोडिंग, दूसरा क्या है आपके पास में रैमिंग, तीसरा क्या है आपके पास में टैंपिंग। 3 तरीके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूज फॉर अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क्स। अनइंपॉर्टेंट कॉन्क्रीट वर्क्स के लिए यूज किया जाता है वेयर स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क के लिए यूज कर लेते हैं। छोटे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क जो होते हैं, छोटे मैग्नीट्यूड्स के जो वर्क होते हैं उनमें यूज कर लेंगे। नेक्स्ट लिखा है समटाइम्स आल्सो अडॉप्टेड वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ द रेनफोर्समेंट इज आल्सो यूज्ड, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी के केस में अगर आप यहाँ पे वाइब्रेशन दोगे तो उसमें चांसेस क्या रहेंगे, उसमें चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पे रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो सकती है। अगर रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो गई, बाई चांस सपोज करो कि रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, हो सकता है चांस कि जो आपने रेनफोर्समेंट को क्लियर कवर प्रोवाइड करवा रखा है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, नहीं हो सकता, बोलो। रेनफोर्समेंट अगर डिस्टर्ब हो गई तो क्या ये चांस है कि क्लियर कवर भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्लियर कवर की जो क्वांटिटी थी क्या वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। क्लियर कवर आपको पता है, क्लियर कवर क्या होता है, आपने आरसीसी में पढ़ रखा है। क्लियर कवर भी डिस्टर्ब हो सकता है। अगर बाई चांस क्लियर कवर डिस्टर्ब हो गया, अगर क्लियर कवर डिस्टर्ब हो गया तो चांसेस हैं कि रेनफोर्समेंट आपका एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ गया तो उससे क्या दिक्कत रहेगी, उससे दिक्कत रहेगी इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक कर सकते हो। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, नेक्स्ट आपसे जो पॉइंट आपसे पूछ रहे हैं कि भाई फॉर हैंड कॉम्पेक्शन, अगर आप कॉम्पेक्शन हाथ से करना चाहते हो, द कंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट शुड बी हाइयर। द कंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्क्रीट शुड बी हाइयर। कंसिस्टेंसी को अभी सिंपली आप ऐसे रिलेट करो, कंसिस्टेंसी सिंपली मींस वर्केबिलिटी, या फिर आप मान लो फ्लूइडिटी, बस। कंसिस्टेंसी आपको पता है, आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है। कंसिस्टेंसी आपको क्या बताता है, स्टेट जानने में हेल्प करता है आपकी सॉइल की, कि आपकी सॉइल सेमी सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल शुड बी हाइयर। कंसिस्टेंसी बोलने का मतलब है कि वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल शुड बी हाइयर, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल शुड बी हाइयर। या फिर आप ये बोल सकते हो कि वर्केबिलिटी ऑफ द सॉइल शुड बी हाइयर, या फिर आप ये बोल सकते हो कि फ्लूडिटी ऑफ द सॉइल शुड बी हाइयर। मैंने यहाँ पे सॉइल सॉइल वर्ड यूज कर लिया, बट जो काम आपका सॉइल में हो रहा है वही सेम काम कॉन्क्रीट में भी हो रहा है। बोलो क्लियर है या नहीं है। अगर आप हाथ से कॉम्पेक्शन करना चाह रहे हो तो आप खुद से सोचो, क्या आप एक बहुत बहुत ड्राई कॉन्क्रीट को, बहुत स्टिफ कॉन्क्रीट को हैंड से कॉम्पैक्ट कर दोगे क्या, बोलो। क्या आप बहुत बहुत ड्राई स्टिफ कॉन्क्रीट को हैंड से कॉम्पैक्ट कर दोगे। बहुत ड्राई कॉन्क्रीट है, बहुत स्टिफ कॉन्क्रीट है, क्या आप उसको हैंड से कॉम्पैक्ट कर दोगे, नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ओके, अगर आप बहुत ड्राई स्टिफ कॉन्क्रीट को हैंड से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे तो मुझे ये बताओ, आपने क्या इसीलिए वीबी टेस्ट के अंदर वाइब्रेशंस यूज करे थे। वीबी टेस्ट में कॉन्क्रीट कैसा था, किस तरह का वर्केबिलिटी का कॉन्क्रीट था वीबी टेस्ट में, वीबी टेस्ट में किस तरह की वर्केबिलिटी का कॉन्क्रीट था, वीबी टेस्ट के अंदर किस तरह की वर्केबिलिटी थी कॉन्क्रीट की, वेरी लो, बहुत लो वर्केबिलिटी थी ना। अगर बहुत लो वर्केबिलिटी थी, अगर बहुत लो वर्केबिलिटी थी तो आपने क्या इसीलिए वहां पे वाइब्रेशन दिए थे क्या, क्योंकि आप उसको हाथ से कॉम्पैक्ट ना कर पाते, आप उसको हाथ से कॉम्पैक्ट ना कर पाते। क्लियर है। तो आया समझ में। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया है कि भाई अगर आप हैंड से कॉम्पेक्शन कर रहे हो, अगर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, तो उसके केस में आपको क्या करना है, आपको उसके केस में ये करना है कि भाई फॉर हैंड कॉम्पेक्शन, नेक्स्ट लिखा है आपका आपका क्या पॉइंट, फॉर हैंड कॉम्पेक्शन, हैंड कॉम्पेक्शन के लिए जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी सिंपली मींस वाटर कंटेंट, बस। कंसिस्टेंसी मींस वाटर कंटेंट, जस्ट अभी के लिए ये याद रखो। सॉइल में जब कंसिस्टेंसी टॉपिक पढ़ोगे बहुत डिटेल में जाएंगे वहां पे। कंसिस्टेंसी मींस वाटर कंटेंट, कंसिस्टेंसी मींस वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट हाइयर होना चाहिए,
या फिर आप बोलो वर्केबिलिटी हायर होनी चाहिए, फिर आप ये बोलो फ्लूडिटी हायर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ये आपके पास में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि अगर बहुत ड्राई है तो उसके केस में आप हैंड कॉम्पेक्शन इतना प्रॉपर तरह से नहीं कर पाओगे, इतना प्रॉपर तरह से ये नहीं कर पाओगे। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट आपके पास में आता है, ये आपको एक नोट पॉइंट लिख के बताया है वहां पे, एक सेकेंड। ओके, सो ये यहाँ पे एक नोट पॉइंट बताया हुआ है, देखो जरा। अब यहाँ पे आपको क्या बताया कि द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द कंक्रीट इज लिमिटेड टू अबाउट 15 से 20 सेंटीमीटर। एक और पॉइंट आपको बताया कि अगर आप हैंड कॉम्पेक्शन कर रहे हो किसी भी कंक्रीट के लेयर के ऊपर, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे एक कंक्रीट की लेयर डाली, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने सपोज यहाँ पे आपने कोई फ्लोर डाला, इसके ऊपर आपको कॉम्पेक्शन करना है, या मान लो आपने कोई भी कंक्रीट की लेयर डाल रखी है, इसके ऊपर आप कॉम्पेक्शन करना चाहते हो, और कॉम्पेक्शन के लिए आप कौन सा तरीका लगा रहे हो, हैंड कॉम्पेक्शन वाला तरीका लगा रहे हो, हैंड कॉम्पेक्शन वाला तरीका आप लगा रहे हो। तो इस कंक्रीट की थिकनेस की लेयर जो है, द थिकनेस ऑफ द कंक्रीट लेयर शुड बी लिमिटेड टू 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की लिमिट में होनी चाहिए। क्योंकि अब आप खुद से सोचो, अगर आपने सपोज करो कि आपने, वीडियो नहीं आ रही है आपकी, सर वीडियो नहीं आ रही है मेरी, स्टॉप वीडियो, वीडियो तो आ रही होगी, बाकी को दिक्कत आ रही है वीडियो में? सर आपका बैक कैमरा ऑन है, एक सेकंड एक सेकंड। अभी आया? अभी हुआ क्या? अभी हो गया? हो गया ना? ओके, अभी आ रही है सभी को वीडियो? अब सबको वीडियो आ रही है? अब सबको वीडियो आ रही है? चलो ठीक है, अब सबको वीडियो आ रही है। हाँ, तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, ये डिस्कस कर रहे थे हम कि भाई आपकी अगर आपको हैंड कॉम्पेक्शन करना है, तो हैंड कॉम्पेक्शन के केस में जो एक लेयर होगा ना, लेट अस सपोज मैंने एक लेयर डाली इसके ऊपर, एक सेकेंड, मैंने क्या करा, इसके ऊपर एक यहाँ पे मैंने कोई एक लेयर डाली कंक्रीट की, तो इस कंक्रीट की जो लेयर की जो थिकनेस है दैट इज लिमिटेड ओनली अप टू 15 से 20 सेंटीमीटर तक आपने इसको क्या करना है, लिमिट करना है। क्योंकि अगर आप सपोज लेयर को 50 सेंटीमीटर का कर दो, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने लेयर को 50 सेंटीमीटर का कर दिया, 50 सेंटीमीटर की एक लेयर डाली और उसके ऊपर आप हैंड से कॉम्पेक्शन कर रहे हो, क्या बहुत बहुत ज्यादा बड़ी थिकनेस ऑफ कंक्रीट लेयर होने के बाद आप इतना प्रॉपर्ली इसको हैंड से कॉम्पैक्ट कर पाओगे क्या? बहुत बड़ी थिकनेस में कर पाओगे इसको हैंड से कॉम्पैक्ट इतना प्रॉपर्ली? अगर आप बहुत बड़ी थिकनेस ले लोगे तो इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा। यस बिल्कुल, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा ना। सिंस इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा, इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन होगा, इसीलिए आपके पास एक लिमिट रख दी है कि आपकी जो कंक्रीट की थिकनेस होगी ना, जो लेयर होगी, थिकनेस, जो थिकनेस ऑफ द लेयर होगी दैट इज लिमिटेड ओनली अप टू 15 से 20 सेंटीमीटर तक उसको लिमिट कर रखा है। अगर आप हैंड कॉम्पैक्शन कर रहे हो तो इससे बड़ी थिकनेस की लेयर नहीं डालोगे कोई भी। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ है नहीं हुआ? एक बार सब लोग कंफर्म करो कि पॉइंट सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। देखो इतने सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, इतने सिंपल सिंपल पॉइंट है, आप थोड़ा सा खुद भी आप सोचोगे तो बहुत आसानी से रिलेट कर लोगे सब पॉइंट्स को। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बन चुकी है यहाँ पे, स्टार्टिंग से डिस्कस करते आ रहे हो, रोज यही से सारे के सारे पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हो। चलो नेक्स्ट आप डिस्कस करते, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में रोड। रोड के बारे में मैंने आपको बताया था, रोडिंग क्या होता है, रोड से जस्ट आप पोक करोगे कॉन्क्रीट को, अंदर की तरफ धकेलोगे उसको। तो रोडिंग क्या होता है, रोड का बेसिकली डायमेंशन कितना होता है, 2 मीटर के आसपास लेंथ होती है, 2 मीटर के आसपास लॉन्ग होती है, और 16 mm के आसपास डायमीटर होता है इसका, 16 mm के आसपास इसका डायमेंशन लिखा हुआ है रोड का। 16 mm डायमीटर, लगभग 2 मीटर के आसपास लेंथ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास में आता है रैमिंग के बारे में। सो नेक्स्ट आपको बताया रैमिंग, रैमर, रैमिंग के बारे में आपको बताया। रैमिंग का मैंने अभी बताया कि रैमिंग में करना क्या होता है, आपको बताया अभी कि रैमिंग में क्या करते हैं हम, वो होता है ना जो उसको उठाते हैं, जब जमीन पे मारते हैं, उठाते हैं फिर जमीन पे मारते हैं, ऐसा करते हैं रैमर्स में। अब इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, रैमर में एक पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट, इन्होंने क्या कि मे बी अडोप्टेड इन अनरेनफोर्समेंट फाउंडेशन वर्क्स, मे बी अडोप्टेड इन अनरेनफोर्स्ड फाउंडेशन वर्क्स
और इन ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शंस should be avoided in reinforced concrete or in upper floor constructions। तो दोनों वन बाय वन दोनों पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया कि भाई रैमिंग मे बी अडॉप्टेड इन अनरेनफोर्स्ड फाउंडेशन वर्क और इन ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्शंस। क्यों ऐसा क्यों बोला इन्होंने? आपको इन्होंने कहा है कि भाई आप इसको कहां पर अडॉप्ट करो, या तो आपके पास में कोई अनरेनफोर्स्ड फाउंडेशन वर्क हो रहा है, अनरेनफोर्स्ड फाउंडेशन वर्क हो रहा है, या फिर दूसरा आपके पास में क्या है, ग्राउंड फ्लोर वर्क्स। बोलो क्यों लिमिटेशंस लगाई दोनों के ऊपर कि यहां पर ही अडॉप्ट करो, आप जनरली प्रीफर करो रैमिंग को इन दोनों के केस में, या तो ग्राउंड फ्लोर वर्क के लिए या फिर अनरेनफोर्स्ड वर्क्स के लिए। क्यों? रीजन क्या हो सकता है? रीजन बोलो, रीजन आपको पता है रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन क्या रहा होगा सर? बिकॉज रैमिंग इज काइंड ऑफ वाइब्रेशंस और एनफोर्समेंट में गेट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे। और ग्राउंड फ्लोर के लिए क्यों बोला? ग्राउंड फ्लोर के लिए क्यों बोला है? ग्राउंड फ्लोर के लिए क्यों बोला है आपको? थिकनेस लेस होती है। देखो समझो ना बात को, ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको इसलिए बोला है, थिकनेस वाला पॉइंट नहीं है मेनली। एक और क्या पॉइंट हो सकता है आपके पास में, देखो क्या चांस है। लेट अस सपोज आपने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर डाल दिया, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद आपने अपर फ्लोर डाला यहाँ पे, ये है अपर फ्लोर। अपर फ्लोर पे आपने कंक्रीट डाल दी, अपर फ्लोर पे आपने कंक्रीट डाल दी। अब अपर फ्लोर जस्ट आपने डाला ही था, आपको भी पता होगा कॉम्पेक्शन कोई ऐसा थोड़ी कि हम 20 घंटे बाद जाकर करते हैं। जैसे ही कंक्रीट आपकी डली, जब आपकी कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में, उसी समय पर आपको क्या करना पड़ता है, उसी समय पर आपको कंक्रीट का कॉम्पेक्शन भी तो करना पड़ता है। ये पता है ना कि जिस समय पे हमारी कंक्रीट पेस्ट फेज में है, प्लास्टिक स्टेट में है, उसी समय पे आपको क्या करना पड़ता है, उसका कॉम्पेक्शन भी तो करना पड़ता है। ये पता है ऑलरेडी हमें। इस समय प्लास्टिक स्टेट में है, पेस्ट फेज में, उसी समय पे आप कॉम्पेक्शन करते हो इनिशियल सेटिंग टाइम के अंदर। तो हुआ क्या, आपने ये अपर फ्लोर डाल दिया, आपने अपर फ्लोर डाल दिया यहाँ पे। और जैसे ही आपने यहाँ पे अपर फ्लोर डाला, अपर फ्लोर डालकर आपने इसके ऊपर रैमर्स की हेल्प से कॉम्पेक्शन करा। रैमर्स की हेल्प से कैसे कॉम्पेक्शन कर, रैमर को उठाया और आपने इसके ऊपर डाला उसको, रैमर को फिर उठाया, इसके ऊपर ब्लो करवाया, ऊपर फिर उठाया, फिर इसके ऊपर ब्लो करवाया। अब जो रैमर होते हैं ना, आपको इतना चीज पता होगा, आपने अगर अभी जैसे आपने बताया कि सर हमने अपने घरों पे होते हुए देखा है, रैमर की हेल्प से जो वो इम्पैक्ट देते हैं ना, जब रैमर की हेल्प से कॉम्पेक्शन करा तो इम्पैक्ट कितना हैवी होता है। आपने देखा होगा कभी घर वर के आसपास आपने कि जब रैमर की हेल्प से इम्पैक्ट दिया जाता है तो कितना हैवी इम्पैक्ट होता है। बहुत हैवी इम्पैक्ट होता है ना, बहुत तेजी से उसको उठाकर जमीन पे मारते हैं। ऐसा होता है नहीं होता है? हैवी इम्पैक्ट होता है ना, हैवी इम्पैक्ट होता है। अपर फ्लोर आपका ये था, अपर फ्लोर आपका था जो कि जस्ट अभी प्लास्टिक कंडीशन में था, जो कि जस्ट अभी प्लास्टिक स्टेट में था। चांस है ये पूरा का पूरा फ्लोर आपका नीचे आ जाएगा। आया समझ में रीजन क्या हो सकता है? पूरा का पूरा फ्लोर नीचे आ जाएगा आपका, इतना हैवी इम्पैक्ट देते ही। अपर फ्लोर था। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? बताइए, ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? सो बिल्कुल दोनों सिंपल पॉइंट आप रिलेट कर सकते हो खुद से। रैमिंग जनरली प्रीफर करोगे आप कहाँ पे, अनरेनफोर्स्ड वर्क्स के लिए, अनरेनफोर्स्ड वर्क्स के लिए। किसके लिए? अनरेनफोर्स्ड वर्क्स के लिए, या फिर ग्राउंड वर्क्स के लिए। जनरली ग्राउंड वर्क्स के लिए प्रीफर करोगे। क्लियर है? दूसरा इसमें ये भी बताया कि शुड बी अवॉइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट और इन अपर फ्लोर कंस्ट्रक्शन। देखो क्लियर कट पॉइंट मेंशन कर रखा है। अवॉइड करवाओगे कहाँ पे? अपर फ्लोर कंस्ट्रक्शंस में, अपर फ्लोर्स पे, या फिर रेनफोर्स्ड वर्क्स में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट वर्क्स में। इन दोनों जगह पर आप इसको अवॉइड करवाओगे। रीजन क्या है? रेनफोर्स्ड वर्क में इसलिए अवॉइड करोगे क्योंकि रैमिंग इज अ टाइप ऑफ वर्क, एक तरह से वाइब्रेशन का ही काइंड है। वाइब्रेशन ही आप इसे एक तरह से प्रोवाइड करोगे। जब आप इसको इंपैक्ट दोगे वहां पे, तो वाइब्रेशन भी वहां पे डेवलप होंगे, तो जिससे रेनफोर्समेंट डिस्टर्ब हो जाएगा हमारा। दूसरा, अपर फ्लोर पे अगर आप इसको दोगे तो वो नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा फ्लोर आपका। ठीक है, इन दोनों में अवॉइड करोगे, अपर फ्लोर में एंड रेनफोर्स वर्क्स में। प्रीफर किस पे करोगे? ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे। एंड दूसरा किस पे प्रीफर करोगे? अनरेनफोर्स्ड वर्क्स पे, अनरेनफोर्स्ड वर्क्स पे। रेनफोर्स्ड वर्क्स पे एंड अपर फ्लोर्स पे नहीं करोगे, इन पे प्रीफर करोगे। बताइए यहाँ तक सभी को क्लियर है नहीं?
ये पॉइंट सबको क्लियर हुए नहीं हुए? बोलो पॉइंट सभी को क्लियर है नहीं है? चलो, सो कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं आपके पास में जो आ गए हैं। कॉम्पैक्शन करना था आपको, कॉम्पैक्शन के एक तरीका भी आपने डिस्कस करा है, जस्ट हैंड कॉम्पैक्शन। 3 चीजें इसमें निकल कर आई आपके पास में, रोड कर लो, रैमिंग कर लो, टेम्पिंग कर लो। तीनों के बारे में आपने तीनों को कहीं ना कहीं यूज कर ही रखा होगा। कुछ बताई गई आपको इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अगर आप रैमिंग यूज कर रहे हो तो अपर फ्लोर पे मत प्रेफर करो, रेनफोर्स वर्क में मत प्रेफर करो, अनरेनफोर्स वर्क में प्रेफर कर लो, उसको ग्राउंड फ्लोर पे प्रेफर कर लो, है ना। कंसिस्टेंसी, अगर अब मैं ये पूछूं आपसे, अगर आप हैंड कॉम्पैक्शन कर रहे हो, कंसिस्टेंसी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? हैंड कॉम्पैक्शन के लिए कंसिस्टेंसी शुड बी हायर और लोअर। कंसिस्टेंसी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, बिल्कुल। सिंपली आप बता सकते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए? द कंसिस्टेंसी शुड बी हायर, कंसिस्टेंसी शुड बी हायर। नेक्स्ट आता है अब आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में क्या लिखा हुआ है कि, अब नेक्स्ट पेज पर आओ जरा, उसी जो फाइल में भेजी हुई है उसमें नेक्स्ट पेज पर आइए जरा। सो नेक्स्ट फाइल में आपको फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या कह रहा है कि भाई वेयर हाई स्ट्रेंथ इज नीडेड, जहां पर आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, कंक्रीट शुड बी स्टिफ, कंक्रीट शुड बी स्टिफ एंड हैविंग लो वाटर टू सीमेंट रेशियो बी यूज्ड। आपको ये चीज पता है ऑलरेडी कि जहां पे आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, हाई स्ट्रेंथ की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट है किसकी? हाई स्ट्रेंथ की। हमने हाई स्ट्रेंथ की बात करी। हाई स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको एक बताया था कि वाटर टू सीमेंट रेशियो का क्या फर्क पड़ता है। वाटर टू सीमेंट रेशियो का इफेक्ट पे एक तरह से स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है तो उसके केस में वाटर टू सीमेंट रेशियो आप हाई रखोगे या लो रखोगे? हाई रखोगे, लो रखोगे? लो रखोगे ना। अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाना है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने के लिए आप वाटर टू सीमेंट रेशियो कैसा रखोगे? लो रखोगे। लो रखोगे वाटर टू सीमेंट रेशियो। अगर वाटर टू सीमेंट रेशियो लो है तो मुझे ये बताओ, कंक्रीट आपकी स्टिफ होगी या कैसी होगी? क्या कंक्रीट आपकी स्टिफ होगी या नहीं होगी? अगर लो वाटर टू सीमेंट रेशियो है, कंक्रीट होगा स्टिफ, कंक्रीट बिल्कुल स्टिफ होगा। अगर कंक्रीट स्टिफ है, अगर कंक्रीट स्टिफ है, क्या आप उसको हैंड से कॉम्पैक्ट कर दोगे? अगर कंक्रीट स्टिफ है तो क्या आप उसको हैंड से कॉम्पैक्ट कर दोगे? क्या नहीं कर पाएंगे ना। तो कैसे कॉम्पैक्ट करोगे उसको? कैसे कॉम्पैक्ट करोगे? स्टिफ है, कैसे कॉम्पैक्ट करोगे फिर? कैसे करोगे कॉम्पैक्ट? मशीन्स, वाइब्रेटर्स, यस, विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेशंस, वाइब्रेटर्स की हेल्प से। आया समझ में तरीका क्या करना है? बोलो ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अब यही सेम टू सेम स्टेटमेंट आपके पॉइंट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ के, कि वेयर हाई स्ट्रेंथ इज नीडेड, जहां पर आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, जहां पर आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, कंक्रीट शुड बी स्टिफ, बिल्कुल सही पॉइंट है। कंक्रीट कैसा होना चाहिए? स्टिफ होना चाहिए। दूसरा, हैविंग लो वाटर सीमेंट रेशियो, हैविंग लो वाटर सीमेंट रेशियो बी यूज्ड। सो ऐसा कंक्रीट जिसका लो वाटर सीमेंट रेशियो हो, जो कि स्टिफ हो, वो आपका एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट निकल कर आएगा। अब इसमें साइड में ये भी लिखा हुआ है एक ब्रैकेट से मैं बंद करके, vibrations should be used to compact this type of concrete, vibration should be used to compact this type of concrete। क्लियर है सबको पॉइंट? यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? ये सबको क्लियर हुआ ना ये वाला पॉइंट? आप बिलीव नहीं मानोगे कि कंक्रीट में, इसमें बिल्डिंग मटेरियल में कंक्रीट या फिर कोई भी आप टॉपिक उठा लो, ऐसे ऐसे एरिया से आपके पास क्वेश्चन बना रखे हैं, ऐसे ऐसे एरिया से क्वेश्चन बना रखे हैं आपके पास प्रीवियस ईयर में, कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते आप। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, हर टॉपिक से ऐसी ऐसी चीजें पूछ रखी हैं जो मतलब सोचकर भी नहीं चल सकती कि इतना कैसे पूछ सकता है। इतने क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस, मतलब इतना सारा पढ़ा ले रहे हैं, इतना सारा पढ़ा ले रहे हैं, इतना सारा पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी नई नई क्वेश्चन दिखे जा रहे हैं आपको। इतने क्वेश्चंस आ रखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें उठाकर पूछ रखी हैं। तो इसीलिए जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, मैं पूरा का पूरा कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक को डिसाइड करेगा। आपको भी पता है 20-21 नंबर का इस बुक में 300 अबव क्वेश्चन है, बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी रैंक को अफेक्ट करेगा बहुत ज्यादा। अगर आपको एक अच्छा रैंक निकालने का आप सोच रहे हो ना, तो क्लियर पॉइंट है कि बिल्डिंग मटेरियल में एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपको एक प्रॉपर तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तब जाकर आप सोच सकते हो, तब जाके। अदरवाइज 20 मार्क्स का वेटेज है, लगभग 20 मार्क्स का, समझ रहे हो बात को? तो इतनी चीजें हैं। 2-3 रेफरेंस के जितने भी मेन मेन पॉइंट हो सकते हैं मैं आपको सारे बता रहा हूँ, लेकिन खुद भी आपको एफर्ट डालना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। क्लियर बता दे रहा हूँ इस बात के बारे में। खुद से एफर्ट कैसे डालोगे? अपनी कोई भी एक डिप्लोमा की बुक प्रीफर कर लेना, जो भी सबसे ज्यादा फॉलो करी जाती होगी। डिप्लोमा की कोई भी बुक उठा लेना, उसकी जस्ट रीडिंग रीडिंग मारते चलना। कोई ऐसी चीज अगर जो आपको मेरे पढ़ाए हुए से एक्स्ट्रा मिल जाए वहां पे, उसको उठाकर अपने नोट्स में ऐड कर लेना, बस इतना करना आप सिर्फ।
ठीक है, ये आपको खुद से एफर्ट डालना है जस्ट। बाकी आप बिलीव नहीं मानोगे, ऐसे ऐसे पॉइंट पूछ रखे हैं, ऐसे ऐसी चीजें पूछ रखी हैं, खत्म ही नहीं हो रही है चीजें बताते बताते। न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में यही तो डिफरेंस आता है। सॉइल होता है आपके पास में, हाईवे होता है, लिमिटेड चीज है भाई, लिमिट है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। लेकिन थ्योरी में कोई किस तरह की लिमिट नहीं है, इतना मैं आपको करा दूंगा। फिर भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हाँ, हो सकता है 1-8% चीज आपको इधर उधर से देखने को मिलेगी, क्योंकि कोई है ही नहीं कवर, कहाँ से करा देगा कोई 100% कवर। 95% से ऊपर कवरेज हो जाएगा, 1-8% हो जाएगा कुछ इधर उधर से, कोई 2-4 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे फालतू के। क्योंकि जेई का एक तरह से मान के चलो कि ये रटने वाली चीजें बहुत ज्यादा पूछते हैं जेई वाले जो हैं, एसएससी जेई वाले, आप देखोगे इस चीज को ऑब्जर्व करके, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत कम पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो आई थिंक ये वाला पॉइंट, हाई स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट था, सभी को क्लियर हुआ है। ये हाई स्ट्रेंथ वाला पॉइंट सबको क्लियर होगा कि स्टिफ होना चाहिए, हैविंग लो वाटर टू सीमेंट रेशियो। कैसे कॉम्पैक्ट करोगे इस तरह के कंक्रीट को यूजिंग द वाइब्रेशंस। मुझे बताओ ये हाई स्ट्रेंथ वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाई स्ट्रेंथ वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास में होगा, अब देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया था ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, वही लिखकर बता रखा है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर हैंड कॉम्पैक्शन। हैंड कॉम्पैक्शन के लिए वर्केबिलिटी कैसी होनी चाहिए? हैंड कॉम्पैक्शन के लिए वर्केबिलिटी कैसी होगी? वर्केबिलिटी कैसी होगी हैंड कॉम्पैक्शन में? वर्केबिलिटी कैसी होनी चाहिए हैंड कॉम्पैक्शन करने के लिए? हाई होनी चाहिए। अगर हाई वर्केबिलिटी होना चाहिए तो वाटर टू सीमेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? अगर वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए तो वाटर टू सीमेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? वाटर टू सीमेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अगर वाटर टू सीमेंट रेशियो हाई है तो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? अगर वाटर टू सीमेंट रेशियो हाई है तो स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? स्ट्रेंथ कम मिलेगी। स्ट्रेंथ कैसे मिलेगी? कम मिलेगी। कंसिस्टेंसी कैसी होगी? कंसिस्टेंसी कैसी होगी? कंसिस्टेंसी कैसी होगी? बोलो। ज्यादा होगी, सिंपल। कंसिस्टेंसी कैसी होगी? ज्यादा होगी। कंसिस्टेंसी विल बी मोर, कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी आपके पास में। आई थिंक ये सभी को क्लियर होगा, यही सेम टू सेम वहां पे लिख के बताया है आपको। ये पॉइंट आपको सारे पता है ऑलरेडी पहले से। हाई फॉर हैंड कॉम्पैक्शन में हाई वर्केबिलिटी होनी चाहिए। अगर वर्केबिलिटी हाई होनी चाहिए मतलब कंसिस्टेंसी हाई होनी चाहिए, मतलब वाटर टू सीमेंट रेशियो हाई होना चाहिए, मतलब स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो अगर आपको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट चाहिए तो वाइब्रेशंस को आप यूज करोगे, क्योंकि वहां पे आप वाटर टू सीमेंट रेशियो लो रखोगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में, और लो वाटर टू सीमेंट रेशियो वाले कंक्रीट को आप हैंड से कॉम्पैक्ट नहीं कर पाओगे, वाइब्रेशंस के लिए जाना पड़ेगा। हैंड कॉम्पैक्शन के लिए हाई वाटर सीमेंट रेशियो आपको आपको मिलेगा, वहां पे होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है ये पॉइंट सारे? अब नेक्स्ट एक नोट करके लिखा हुआ है, अभी जो नोट करके लिखा है ना मैंने, फॉर हैंड कॉम्पैक्शन स्लम्प अबाउट 12 सेंटीमीटर इज नीडेड। हैंड कॉम्पैक्शन के लिए स्लम्प जो है, स्लम्प लगभग कितना? 12 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए आपका, ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यू। और हैंड कॉम्पैक्शन स्लम्प अबाउट 120 mm इज नीडेड। किसी कॉन्क्रीट का स्लम्प 120 mm है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या बोलोगे आप? मतलब कैसी वर्केबिलिटी है? वेरी लो है, मीडियम है, हाई है? स्लम्प 120 mm है। हैंड कॉम्पैक्शन के लिए जो स्लम्प होना चाहिए लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास आपको डिजायर्ड है, इतना लगभग होना चाहिए। तो बताओ जरा वर्केबिलिटी कैसी है? कैसी वर्केबिलिटी है? लो है, वेरी लो है, हाई है, मीडियम है? बोलो। हाई वर्केबिलिटी है। कैसा वर्केबिलिटी है? हाई वर्केबिलिटी है ना? वर्केबिलिटी कैसी है? हाई वर्केबिलिटी। अभी आपको बताया तो था यही सेम पॉइंट मैंने, अभी यही सेम पॉइंट तो बताया था। हैंड कॉम्पैक्शन कर रहे हो, स्लम 12 सेंटीमीटर तक बोल दिया इसने, 12 सेंटीमीटर बोल दिया, मतलब वर्केबिलिटी कैसी? हाई हो गई। कंसिस्टेंसी कैसी हो गई? हाई हो गई। बताओ आया नहीं आया समझ में? ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए नहीं हो गए? बोलो, फिर आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक फर्स्ट मेथड आपने डिस्कस किया है कॉम्पैक्शन का सिर्फ, यहाँ तक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। चलो तो नेक्स्ट पे आते हैं हम ना, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं नाउ। नेक्स्ट आएगा आपके पास में अब क्या? वाइब्रेटर्स। वाइब्रेटर्स के बारे में अब बात करते हैं, वाइब्रेटर्स के बारे में कि भाई वाइब्रेशंस की हेल्प से कैसे करोगे आप। ठीक है, वाइब्रेटर की बात आती है नेक्स्ट। देखो जरा, फॉर वाइब्रेटर, फॉर वाइब्रेटर उसके सामने मेंशन क्या कर रखा है? स्लम्प कितना होगा लगभग? वाइब्रेटर के लिए स्लम्प होगा लगभग कितना? 4 सेंटीमीटर के आसपास, 4 सेंटीमीटर के आसपास होगा स्लम्प। कितना होगा स्लम्प? विल बी अबाउट 4 सेंटीमीटर, 4-4.5 सेंटीमीटर के आसपास स्लम्प बताया गया है, मतलब 40 mm। वर्केबिलिटी कैसी है? कैसी वर्केबिलिटी है? कैसी वर्केबिलिटी है? बोलो, वर्केबिलिटी कैसी है?
वर्केबिलिटी कैसी है बोलो, कैसी वर्केबिलिटी है? वेरी लो, वर्केबिलिटी लो है। तो देखो जरा, आया समझ में डिफरेंस? हैंड कॉम्पैक्शन वाले में स्लम कितना बताया? 120। वाइब्रेशन वाले में कितना डिजायर्ड है स्लम? 40 सेंटीमीटर के आसपास, सॉरी 4 सेंटीमीटर के आसपास, 40 mm के आसपास डिजायर्ड होता है जस्ट। देखो जरा, आया नहीं आया समझ में? ये क्लियर हो गया है कहानी? कितना कम स्लम्प है? वेरी लो वर्केबिलिटी। तो वाइब्रेशन के लिए देखो जरा, बोलिए। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए आपको? स्लम्प वैल्यू। अब ये मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन पूछा गया है आपका कौन से पॉइंट से? आपका जो क्वेश्चन आ रखा है एसएससी जेई में, इस वाले से आ रखा है, इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेई में, इस पॉइंट से आपका एसएससी जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एक और पॉइंट मुझे बताओ, आपने क्वेश्चन किए होंगे, आपने क्वेश्चन किए होंगे, कल मैंने बताया था अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो, हैंड मिक्सिंग के केस में कितना डिजायर्ड है सीमेंट को बढ़ाने का? कितना सीमेंट बढ़ाने के लिए आपको बोला गया है हैंड मिक्सिंग में? हैंड मिक्सिंग के केस में लगभग कितना सीमेंट बढ़ाने को आपको बोला गया है फॉर द हैंड मिक्सिंग केस? 10%, 10% ना? ये क्वेश्चन दिखा आपको कल? आपने सॉल्व करे होंगे क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन दिखाई दिया आपको? आपने अगर क्वेश्चंस करे हो तो 10% वाला 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये देखा आपने क्वेश्चन? बोलो, ये क्वेश्चन दिखा आपको अगर आपने क्वेश्चन करे हो तो? चलो करोगे तो दिखेगा, है ना? करोगे तो दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा क्वेश्चन। 2-3 पर आ चुका है। सो नेक्स्ट आपका क्या है? अब नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वाइब्रेशन के बारे में। सो नेक्स्ट तरीका आपके पास में आता है क्या? यूजिंग द वाइब्रेटर्स। सेकंड तरीका आपके पास में क्या है? विद द हेल्प ऑफ द वाइब्रेटर्स, वाइब्रेटर्स की हेल्प से। अब कई सारे तरीके होते हैं, वाइब्रेटर्स की हेल्प से कॉम्पैक्शन करने के कई सारे तरीके होते हैं। इनफैक्ट कई सारे तरह का आपका क्या होता है? वाइब्रेटर होता है। देखो क्या क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपके पास में क्या है? वाइब्रेटर्स को हमने कई सारे पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर जो आपके पास में रहेगा, दैट विल बी इंटरनल वाइब्रेटर। इसी को आप निडल वाइब्रेटर भी कह सकते हो, इसी को आप इमर्सन वाइब्रेटर भी कह सकते हो, इसी को आप पोकर वाइब्रेटर भी कह सकते हो। सो फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर जो आपके पास में आया, इसके 4 नाम है, इसके 4 नाम होते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर विल बी व्हाट? इमर्शन, इमर्शन, इंटरनल, इमर्शन बोल दो, इंटरनल बोल दो, इंटरनल बोल दो, निडल बोल दो, या फिर पोकर बोल दो, या फिर आप पोकर बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल दोगे? आप पोकर बोल दोगे। ठीक है, 4 नाम है। ये मेथड जो है आपके पास में डिस्कस करते हैं वन बाय वन सबके बारे में। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर विल बी व्हाट? निडल वाइब्रेटर। इसके 4 नाम आपके पास निकल कर आ गए, इमर्सन, इंटरनल, पोकर, या फिर निडल वाइब्रेटर। किसी भी टाइप ऑफ मोस्टली कंस्ट्रक्शन के लिए आप यूज कर सकते हो, फॉर एनी टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क आप इसको यूज कर सकते हो। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली आपके पास में यूज करते हैं इस वाले मेथड को। इनफैक्ट अगर आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क किया होगा तो आपने देखा होगा इस वाले तरीके को यूज करते हुए। अगर किसी ने कंस्ट्रक्शन साइट पे थोड़ा बहुत वर्क करा हो तो आपने देखा होगा इस वाले तरीके को यूज करते हुए। कैसे? लेट अस सपोज आपका क्या है, कहीं पर भी कंक्रीट वर्क हो रहा था, सपोज ये आपका कंक्रीट वर्क है, मैं जस्ट इसके बारे में बता दे रहा हूँ। होगा क्या? आपके पास में एक वाइब्रेटर रहेगा, वाइब्रेटर रहेगा जस्ट इन द शेप ऑफ अ निडल, एक निडल की शेप में ये वाइब्रेटर है। ये कंक्रीट है, ये कंक्रीट है, ये क्या है? वाइब्रेटर है। वाइब्रेटर के आगे एक निडल रहेगी अटैच्ड, ये निडल है। आप क्या करोगे? इसको उठाओगे वाइब्रेटर को, और उठाकर किस में डाल दोगे? इस कंक्रीट के अंदर इमर्ज करा दोगे उसको, इस कंक्रीट के अंदर इमर्ज करवा दोगे। अब ये क्या करता रहेगा? वाइब्रेटर वाइब्रेट करता रहेगा। जब ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करता रहेगा तो ये वाइब्रेशंस किस में ट्रांसफर होते जाएंगे? इस कंक्रीट में ट्रांसफर होते जाएंगे, इसमें ट्रांसफर होते जाएंगे, और कंक्रीट क्या हो जाएगी? आपकी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। किसी भी मेंबर में यूज कर लेते हो आप, कॉलम में भी यूज कर लेते हो इस मेथड को। कहीं पर किसी भी तरह का वर्क हो रहा हो, इन मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। क्या करना है? सिंपल, आपके पास में एक निडल टाइप वाइब्रेटर रहेगा, ऐसे ही होगा सिंपल। आप देखना जस्ट उसको एक बार देखो, आपको क्या करना है, जस्ट एक बार इमेज देख लेना इसकी, एक बार इमेज देख लेना कि इमेज होती कैसी है। जिन लोगों ने कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट दिखाया होगा, कभी साइट पे अगर काम किया होगा, तो वो तो बहुत इजीली समझ जाएंगे इसको। होता कैसे है? एक इसी तरह से आपके पास में क्या रहेगा? एक निडल टाइप रहेगा यहाँ पर ऐसे अटैच्ड, ये वाइब्रेट करता रहता है, ये वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता रहता है। आप इसको उठाओ, उठाकर इस कंक्रीट के अंदर डाल दो, बस इसके अंदर डाल दो। देखो इसी से नाम निकल कर आ रखे हैं सारे के सारे।
इमर्शन, इमर्शन क्यों आया? क्योंकि आपने इसको कंक्रीट के अंदर इमर्स करवा दिया। इंटरनल क्यों आया? क्योंकि कंक्रीट के अंदर लेकर जा रहे हो। निडल क्यों है? क्योंकि निडल, निडल अटैच्ड है यहाँ पे। इसी तरह से नाम निकल कर आ रखे हैं सारे के सारे। क्लियर है? अब देखो क्या होता है, ऐसा नहीं कि इसको कैसे, इसको इमर्स कैसे करवाओगे, इसको मैं इमर्स करवाने का तरीका बताता हूँ। एक यहाँ पे एक पर्सन होगा, एक पर्सन होगा खड़ा हुआ, वो पर्सन के हाथ में होगा ये वाइब्रेटर। समझे हो बात को? एक पर्सन होगा यहाँ पे, एक लेबर होगी, उस लेबर ने इस वाइब्रेटर को पकड़ा हुआ है, उस लेबर ने इस वाइब्रेटर को पकड़ा हुआ है। अब वो लेबर इस वाइब्रेटर को पकड़ के इस कंक्रीट के अंदर ले जा रही है। आया समझ में? ही नहीं आया? बताइए जरा एक बारी, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गई ये चीज? कैसे हो रहा है? एक बार बोल दो क्लियर हो गया नहीं हो गया, कैसे करना है? सो क्लियर हुआ क्या करना है इसमें? फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर था आपके पास में, किस किस तरह से कॉम्पेक्शन करना है उसकी बात कर रहे हैं हम जस्ट। सो सबको एक क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला एक निडल टाइप होगी, उस निडल को आप इमर्स करा दो मेंबर में। एक लेबर होगा, लेबर उसको पकड़ के खड़ा हुआ है और लेबर ने उसको कंक्रीट के अंदर डाल दिया, बस अब वो वाइब्रेट करता जा रहा है खुद से। नेक्स्ट है सेकंड, सेकंड टाइप ऑफ वाइब्रेटर जो आपके पास रहेगा, फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी बोल सकते हो। फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी कह सकते हैं। फॉर्म वर्क भी कह सकते हो या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, इसको आप एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी बोल सकते हो। देखो क्या मीनिंग है इसका, नाम में लिखा हुआ है फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर। जनरली यूज कहाँ पे करोगे, पहले एक पॉइंट रीड करो उसके बाद समझते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर में सिंपल इसने लिख रखा है, यूज फॉर द कॉन्क्रीटिंग कॉलम्स, थिन वॉल्स और in casting of the precast units, or in casting of the precast units generally when reinforcement lateral ties interferes too much with the internal vibrator, उस केस में आप इसको यूज करोगे। क्या मतलब है बोलने का यहाँ पे, कि लेट अस सपोज मैंने आपको ये बताया कि भाई ये कॉलम है आपका, ये कॉलम है, कॉलम के अंदर आपने क्या डाल रखा है, रेनफोर्समेंट डाल रखा है। कॉलम के अंदर रेनफोर्समेंट भी है, लेटरल टाइज भी है, रेनफोर्समेंट भी है एंड लेटरल टाइज भी है। ठीक है, ये कॉलम है, रेनफोर्समेंट डाल रखा है यहाँ पे सब में क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे पार्ट में कौन है, आपकी कंक्रीट है। यहाँ पे पूरे के पूरे पार्ट में कौन है आपके पास में, कंक्रीट है। दिस इज कंक्रीट, ये क्या है आपके पास में, ये है कंक्रीट। क्लियर है? अब क्या हुआ, सिंस अंदर जो रेनफोर्समेंट है, अंदर जो लेटरल टाइज है वो बहुत हैवी रेनफोर्समेंट है। अंदर रेनफोर्समेंट या फिर लेटरल टाइज क्या है, बहुत हैवी मैग्नीट्यूड के हैं, हैवी मैग्नीट्यूड के हैं। या फिर ये मान लो आप कि अंदर स्पेस की अवेलेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा था, रेनफोर्समेंट बहुत ज्यादा था, फिर मेंबर बहुत ज्यादा थिन है आपका, बहुत ज्यादा छोटा मेंबर है। उस केस में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे निडल वाइब्रेटर डालते हो ना, निडल वाइब्रेटर भी डाल सकते थे आप, मैंने अभी निडल वाइब्रेटर का वर्क आपको बताया। क्या करना है आपको, वो निडल लेनी है, उस निडल को एक लेबर खड़ा होगा यहाँ पे, लेबर उस निडल को पकड़ के इसके अंदर डाल देगा बस। लेकिन अगर आप उस निडल को इसके अंदर डालोगे तो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि रेनफोर्समेंट अंदर बहुत ज्यादा था, हैवी रेनफोर्समेंट था, या फिर मेंबर बहुत ज्यादा थिन है। उस केस में आप क्या करते हो, इन दैट केस आप क्या करोगे, आपके पास इस तरह का वाइब्रेटर होगा। इस वाइब्रेटर में क्या होता है कि आप उस वाइब्रेटर को, ये जो फॉर्मवर्क है ना, इस फॉर्मवर्क के साथ अटैच करा देते हो। आप क्या करोगे, उस वाइब्रेटर को इस फॉर्मवर्क के साथ अटैच करवा दोगे। अब सिंपल पॉइंट है, आप वाइब्रेटर को अंदर लेकर तो नहीं जा रहे हो, अंदर लेकर नहीं जा रहे, आपने क्या करा, सिंपल फॉर्मवर्क को इस, सॉरी, आप वाइब्रेटर को अंदर लेकर तो नहीं जा रहे, आपने क्या करा, जस्ट सिंपल इस वाइब्रेटर को इस फॉर्मवर्क के साथ अटैच करवा दिया, इसके साथ अटैच कराया फॉर्मवर्क के साथ में। अब जब आपने वाइब्रेटर को फॉर्मवर्क के साथ में अटैच करवाया तो होगा क्या, वाइब्रेशंस फॉर्मवर्क पे आएंगे और फॉर्मवर्क से वो वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो वाइब्रेशंस आपके कंक्रीट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। बोलो वर्किंग आया नहीं आया समझ में, क्या करना है, कैसे करना है इसमें, बोलो। क्लियर हुआ ये वाला मेथड? इसलिए बोला गया फॉर्मवर्क, क्योंकि आप फॉर्मवर्क पे अटैच करवा रहे हो आपका जो वाइब्रेटर है उसको, एक्सटर्नल अंदर नहीं लेकर आ रहे हो उसको, एक्सटर्नल भी आप उससे काम करवा रहे हो। बोलिए क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये वाला तरीका भी? सो यहाँ पे पढ़ लो, इसमें एक बार क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कर लो एक बार, क्या लिखा है यहाँ पे कि यूज फॉर कॉन्क्रीटिंग कॉलम्स। मैंने अभी आपको बताया, कॉलम का एक एग्जांपल भी लेकर बताया मैंने अभी आपको ना। कंक्रीट का कॉलम हो गया, थिन वॉल्स हो गई, छोटी वॉल हो गई, या फिर प्रीकास्ट यूनिट्स, या फिर कास्टिंग ऑफ द प्रीकास्ट यूनिट्स। ये कुछ तरीके के कुछ एग्जांपल बताए आपको जस्ट। थिन वॉल्स, बहुत छोटे साइज की वॉल्स हो गई, कॉलम्स हो गए जहां पे रेनफोर्समेंट हैवी है। जनरली यूज्ड वेयर रेनफोर्समेंट या फिर लेटरल टाइज इंटरफेयर्स टू मच विद द इंटरनल वाइब्रेटर्स।
वहां पे आप जनरली इसको यूज करोगे जहां पे रेनफोर्समेंट लेटरल टाइज इंटरनल वाइब्रेटर के साथ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेगा। इन दैट केस आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इन दैट केस आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मुझे बताओ ये वाला इसका वर्किंग आया नहीं आया समझ में, फिर अपना नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बोलो ये चीज क्लियर है सबको या नहीं है? ये सेकंड टाइप ऑफ वाइब्रेटर आपको क्लियर होगा? ओके नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड आपके पास में है, थर्ड आपके पास में आता है क्या, टेबल वाइब्रेटर। इनफैक्ट इसका तो एक एप्लीकेशन आपने देखा भी था, कहाँ पे बताया था मैंने आपको टेबल वाइब्रेटर के बारे में, कहाँ पर आपने इसको यूज करा था कॉम्पैक्शन कराने के लिए टेबल वाइब्रेटर को, कहाँ पर यूज किया था बोलो, कहाँ पे यूज करा था? वीबी टेस्ट में, यस। कहाँ पे यूज किया था आपने इसको? वीबी टेस्ट में यूज किया था, फ्लो टेबल टेस्ट में यूज करा था आपने शिवम। फ्लो टेबल में तो उसको उठाया था, नीचे गिराया था टेबल को। क्लियर है? ओके तो क्या करना है, टेबल वाइब्रेटर एक तरह से फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर का ही टाइप है, उसकी एक स्पेशल क्लास है। इट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ फॉर्म वर्क या फिर एक्सटर्नल वाइब्रेटर। क्या करना है इसमें आपको, जो भी आपके मेंबर्स हैं, जो भी आपके कॉन्क्रीट के मेंबर्स हैं जिनको भी आप कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, जो भी आपके कॉन्क्रीट के मेंबर हैं जिनको भी आप कॉम्पैक्ट करना चाहते हो, आप क्या करोगे, उनको एक टेबल होगी आपके पास में, इस टेबल के ऊपर उन मेंबर्स को प्लेस कर दो, इस टेबल के ऊपर उनको प्लेस कर दो। टेबल पे क्या होंगे, वाइब्रेशन से इंपार्ट करवाए जाएंगे। वाइब्रेटिंग टेबल है, वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, मेंबर में ट्रांसफर हो जाएंगे। मेंबर क्या हो जाएगा आपका, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मेंबर हो जाएगा कॉम्पैक्ट। टेबल वाइब्रेटर पढ़ के देख लो, स्पेशल केस ऑफ फॉर्मवर्क वाइब्रेटर। फॉर्मवर्क वाइब्रेटर का एक स्पेशल केस है वेयर द वाइब्रेटर इज क्लैम्प्ड टू द टेबल, जहां पे वाइब्रेटर को आपने किसके साथ क्लैम्प कर रखा है, टेबल के साथ में क्लैम्प कर रखा है। डिफरेंस आ रहा है समझ में दोनों में? फॉर्मवर्क वाइब्रेटर में आपने ये बताओ वाइब्रेटर को किसके साथ क्लैम्प किया था, किसके साथ बांधा था आपने वाइब्रेटर को? फॉर्मवर्क वाइब्रेटर में आपने वाइब्रेटर को किसके साथ बांधा था, किसके साथ बांधा था, किसके साथ बांधा था आपने उसको? फॉर्मवर्क के साथ ना, फॉर्मवर्क के साथ बांधा था। टेबल वाइब्रेटर में आपने किसके साथ बांधा है, टेबल वाइब्रेटर में किसके साथ बांधा है, टेबल वाइब्रेटर में किसके साथ बांधा है, टेबल के साथ में बस। तो उसी का तो एक स्पेशल क्लास है। वहां पे वाइब्रेटर को क्लैम्प करा था फॉर्मवर्क के साथ में, यहाँ पे वाइब्रेटर को क्लैम्प कर लिया किसके साथ में, टेबल के साथ में जस्ट। तो उसी का तो एक स्पेशल क्लास निकल के आ रहा है, पढ़ के देख लो। टेबल वाइब्रेटर स्पेशल केस होता है फॉर्मवर्क वाइब्रेटर का, वेयर वाइब्रेटर इज क्लैम्प्ड टू द टेबल। दिस इज adopted mainly in the laboratories and in making small but precise prefabricated RCC members. प्रीफैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर्स, आप जानते हो प्रीफैब्रिकेटेड का मतलब क्या होता है? ये बताया होगा आपको स्टार्टिंग में कहीं पे, क्या मतलब होता है प्रीफैब्रिकेटेड का? प्रीफैब्रिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? प्रीफैब्रिकेटेड का मीनिंग क्या होता है? क्या मतलब था प्रीफैब्रिकेटेड का? प्लांट में बनते हैं, बिल्कुल। मतलब उनको सिंपल आपको क्या करना है, आपने आपने उनको लेबोरेटरी में कास्ट कर लिया, बना लिया, अब साइड पे क्या करना है, जस्ट उनको ले जाकर असेंबल करना है सिर्फ। प्री कास्ट मान सकते हो एक तरह से ना आप। आया समझ में क्या है? तो ऐसी जगह पे आप इनको यूज कर लेते हो, मेनली यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर्स। प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर जो होंगे आपके, ऐसे केसेस में उनको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस मेथड को यूज कर सकते हो प्री फैब्रिकेटेड आरसीसी मेंबर्स के लिए। बोलो आया नहीं आया समझ में? ये क्लियर है सभी को? बताओ क्लियर है नहीं है? सो नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट आपके पास में है जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर आपके पास में आता है, नेक्स्ट है आपके पास में क्या, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर जो आपके पास में है, फोर्थ वन इज व्हाट, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर है।
प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर सेम एज दैट ऑफ टेबल वाइब्रेटर, बिल्कुल टेबल वाइब्रेटर के जैसा है। जस्ट डिफरेंस किसका है? जस्ट डिफरेंस किसका है? डिफरेंस किसका है? साइज का फर्क है सिर्फ। टेबल छोटे साइज का है, टेबल बड़े साइज का है, साइज का फर्क है और कोई किस तरह का कोई फर्क नहीं है। सिंपल लिखा हुआ है कि सेम एज टेबल वाइब्रेटर, बिल्कुल टेबल वाइब्रेटर के जैसा ही है बट लार्जर इन साइज। ये थोड़ा बड़े साइज का होता है, वो छोटे साइज का था। किस में यूज करोगे? किसको बनाने में यूज करोगे? इसको भी किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे? किसको कॉम्पैक्ट करने में यूज करोगे? बोलो, किन मेंबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे? किन मेंबर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे? प्री फैब्रिकेटेड। भाई जिसके लिए आपने टेबल को यूज किया था उसी के लिए इसको यूज कर लो, क्योंकि सेम ही है दोनों, बस साइज का फर्क है। तो किस में यूज करोगे? यानी कि हमें समझ में आया टेबल वाइब्रेटर का एंड प्री फैब्रिक ये प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर का दोनों का एप्लीकेशन सेम निकल के आता है। सेम निकल कर आता है क्या? प्री फैब्रिकेटेड। प्री फैब्रिकेटेड प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स को कास्ट की कॉम्पैक्शन में, प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स के कॉम्पैक्शन में इसका एप्लीकेशन निकल के आता है। क्लियर है? इसमें आएगा एप्लीकेशन निकल के। अब देखो जरा, नेक्स्ट आपको ये बताया कि देखो जरा, मुझे ये बताओ टेबल वाला और प्लेटफॉर्म वाला ये किस तरह के प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स के लिए सुटेबल होगा? लार्ज। ये किस तरह के प्री फैब्रिकेटेड मेंबर के लिए सुटेबल होगा? लार्ज प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स के लिए। और ये किस तरह के प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स के लिए सुटेबल होगा? टेबल वाला। टेबल वाला किसके लिए सुटेबल होगा? किस तरह के? स्मॉल वालों के लिए बस, क्योंकि तो साइज का फर्क है। तो स्मॉल प्री फैब्रिकेटेड मेंबर है तो टेबल यूज कर लो, लार्ज प्री फैब्रिकेटेड मेंबर है तो प्लेटफॉर्म यूज कर लो। अब आगे क्या बताया? कुछ एग्जांपल्स दिए हैं प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के। आपको पता थे एग्जांपल तो ऑलरेडी, लाइक जैसे पढ़ के देखो इसको एक बारी। प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर सेम एज टेबल वाइब्रेटर, बिल्कुल सेम टेबल वाइब्रेटर के जैसा ही है बट लार्जर इन साइज। आगे लिखा है यूज फॉर लार्ज प्री फैब्रिकेटेड कॉन्क्रीट एलिमेंट्स। कैसे? टेबल वाला स्मॉल के लिए यूज करोगे क्योंकि साइज छोटा होता है, प्लेटफॉर्म वाला लार्ज के लिए यूज करोगे क्योंकि साइज बड़ा होता है। स्मॉल ये लार्ज प्री फैब्रिकेटेड मेंबर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स, आपको पता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर ही तो होता है वो भी। इलेक्ट्रिक पोल्स प्री फैब्रिकेटेड होता है ना, पता है आपको ऑलरेडी चीज का। दूसरा क्या आ गया? रेलवे स्लीपर्स, रेलवे स्लीपर हो जाएगा। रेलवे स्लीपर भी एक एग्जांपल आ जाएगा ना निकल के, रेलवे स्लीपर। या फिर प्री फैब्रिकेटेड रूफिंग एलिमेंट्स, प्री फैब्रिकेटेड रूफिंग एलिमेंट्स। तो बोलो आया नहीं आया समझ में? ये क्लियर है आपको सबको? अब कैसे करोगे? सिंपल तरीका है, टेबल है, साइज बड़ा है, इसके ऊपर आपने क्या करा? उन मेंबर्स को प्लेस कर दिया। आपने क्या करा यहाँ पे इसके ऊपर मेंबर्स को क्या कर दिया? जस्ट प्लेस कर दिया, वाइब्रेशन ट्रांसफर करवाए, ये सारे के सारे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। एक फायदा क्या निकल कर आएगा? एक बेनिफिट बताओ, इससे क्या बेनिफिट निकल कर आएगा प्लेटफॉर्म वाले से या फिर टेबल वाइब्रेटर का या फिर प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर का? एक बेनिफिट मुझे बताओ। बेनिफिट मैंने आपको दिखा रखा है सामने, बेनिफिट मैंने आपको सामने दिखा रखा है डायग्राम में, तब पूछ रहा हूँ मैं। बेनिफिट मैंने आपको डायग्राम में दिखा रखा है, उसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। बोलो क्या फायदा आएगा निकल के? ज्यादा सैंपल, ज्यादा सैंपल मतलब? हाँ बिल्कुल, मुझे लग रहा है ठीक जा रहे हो आप। बोलो ज्यादा सैंपल को और थोड़ा सा बताओ, क्या ज्यादा सैंपल मतलब? यस करेक्ट है, ये फायदा है। क्या फायदा है? एक ही टाइम पे, एक ही टाइम पे आपने कितने सारे मेंबर को कॉम्पैक्ट करा दिया? देखो ना, एक टाइम पे कितने सारे कॉम्पैक्ट हो गए? हो गए नहीं हो गए? हो गए। बोलो आया समझ में? सो क्लियर हुआ? ये वाला तरीका भी क्या करना है? बोलिए क्लियर है? ओके नेक्स्ट है। सो आपके पास में कितने हो चुके हैं? आपने देखा निडल वाइब्रेटर, मोस्टली कहीं भी यूज कर लो, सबसे कॉमनली वही यूज करा जाता है इंडिया में, निडल वाइब्रेटर सबसे कॉमनली आप यूज करते हो। फिर आपके पास में कौन सा आया? देन आया फॉर्मवर्क वाइब्रेटर, जहाँ पे रेनफोर्समेंट हैवी है, टाइज है जो कि ज्यादा इंटरफेयर करेंगे निडल वाइब्रेटर के साथ में। या फिर जैसे कि आपके पास कोई थिन मेंबर है, कॉलम है, ऐसे में आपने क्या करा? फॉर्मवर्क को किसके साथ में जोड़ दिया? सॉरी, आपने फॉर्मवर्क को वाइब्रेटर के साथ में जोड़ दिया, या फिर बोलो कि वाइब्रेटर को आपने फॉर्मवर्क के साथ में जोड़ दिया, वाइब्रेशन ट्रांसफर हो जाएंगे उस पर। नेक्स्ट आपको क्या बताया? नेक्स्ट आपको बताया कि भाई टेबल वाला, टेबल वाले में आपने क्या करा? वाइब्रेटर को टेबल के साथ जोड़ दिया। सुटेबल होगा टेबल वाला किसके लिए? स्मॉल प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए। हाँ,
एक आता है प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर, सेम है टेबल के जैसे ही, बस बड़े साइज का है। टेबल के साथ आपने जोड़ दिया वाइब्रेटर को, ये सुटेबल होगा लार्ज प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स के लिए, जैसे कि एग्जांपल बताएं आपको, इलेक्ट्रिकल पोल्स हो गए, रेलवे स्लीपर्स हो गए, ये सब होते हैं, ये सब होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास में आता है सरफेस वाइब्रेटर। सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ द वाइब्रेटर जो हमको डिस्कस करना है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेटर आपके पास में क्या रहेगा? सरफेस वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो आप, इसी का दूसरा नाम है सरफेस वाइब्रेटर को बोल सकते हैं स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर। स्क्रीड किसी भी नाम से मिल सकता है, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर। स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर्स, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर्स, ये है स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास में कौन सा है? ये है फिफ्थ वन ना, ये पांचवा है स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर। देखो पढ़ के देखो इसको, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर या फिर सरफेस वाइब्रेटर्स, कॉमनली यूज फॉर द रूफ स्लैब्स, रोड सर्फेसेस या फिर फ्लोर स्लैब्स, effectively used only up to a thickness of 150 mm of concrete, effectively used only up to a thickness of the 150 mm of the concrete। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? पढ़ के क्या होगा? सिंपल, आपके पास में आप इसकी एक बार इमेज देख लेना, जस्ट इसकी एक बार आप इमेज देख लेना कि सरफेस वाइब्रेटर किस तरह का होता है, ये सरफेस वाइब्रेटर किस तरह का होता है, जस्ट एक बार आप इसकी इमेज देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्टली मैं बना नहीं पाऊंगा यहाँ पे, इस तरह का रहेगा कुछ, आप एग्जैक्टली देखोगे तो मैकेनिकल डिवाइस है पूरी ना, यहाँ पे देख लेना आप इसको किस तरह का होता है एक बार थोड़ा सा, बस जस्ट ऐसा कुछ रहेगा मेटल। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यस ऐसा रहेगा कुछ। यहाँ पर जस्ट कुछ स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, एक तरह से स्प्रिंग टाइप लगा हुआ है। नीचे क्या होगा? एक बोर्ड होगा, एक फ्लैट बोर्ड होगा आपके पास में। ये क्या है? एक बोर्ड है, इट इज ए फ्लैट बोर्ड। ये यहाँ पे स्प्रिंग का कुछ मैकेनिज्म है। अब देखो आप खुद से सोचो, स्प्रिंग है यहाँ पे, अगर आप स्प्रिंग यूज कर रहे हो तो क्या काम करता है स्प्रिंग? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब यही तो होगा ना। क्या वाइब्रेशन करवाएगा? क्या वाइब्रेशन होंगे या नहीं होंगे? अब वो कैसे हो? सब मैकेनिकल डिवाइस है, जस्ट एक बार इमेज देख लेना इसकी। बताओ आया नहीं समझ में? आप इसको क्या कराओगे? आप इसको रोड के सरफेस के ऊपर लेकर जाते रहोगे, बस रोड के सरफेस पे इसको क्या कराते रहो? मूव करवाते रहो सिंपली। इसको जस्ट रोड के सरफेस पे लेकर घूमते रहो। आप इसको रोड के सरफेस पे लेकर घूमते रहोगे, ये यहाँ पे स्प्रिंग्स होंगे, ये क्या करता रहेगा? ये क्या करता रहेगा? वाइब्रेट करता रहेगा इस तरह से, इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा। ये जब इस तरह से वाइब्रेट करता रहेगा तो ये वाइब्रेशंस किस में आते रहेंगे? इस बोर्ड में आते रहेंगे। और ये बोर्ड में अगर वाइब्रेशन आते रहेंगे तो नीचे क्या है? यहाँ पे नीचे है सरफेस, नीचे है रोड का सरफेस। ये रोड का सरफेस क्या हो जाएगा आपका? ये रोड का सरफेस क्या हो जाएगा आपका? कॉम्पैक्ट हो जाएगा रोड सरफेस। सो सरफेस वाइब्रेटर मेनली यूज करते हैं किसके लिए? मेनली यूज करते हो आप रोड सरफेसेस वगैरह को कॉम्पैक्ट करने के लिए यूज करते हो। जो रोड सरफेसेस होते हैं उनको कॉम्पैक्ट करने के लिए आप यूज कर लेते हो इसको। बोलो आया नहीं आया समझ में इसके बारे में? बताइए क्लियर है? एक बार जस्ट इसकी एग्जैक्टली इमेज देख लेना तो क्लियर हो जाएगा आपको। बस बाकी थोड़ा सा मैंने बता ही दिया कि करता किस तरह से है काम, करता किस तरह से काम है। वर्किंग आपको पता भी नहीं होनी चाहिए अभी कि भाई कैसे क्या है, वो तो सब एक अलग चीज है, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। डिवाइसेस बन चुकी हैं, ये पता होगी हाँ भाई कौन से कहाँ पे यूज कर रहे हैं। सरफेस वाइब्रेटर, स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर जनरली यूज करते हो आप कहाँ पे? रूफ स्लैब्स हो गए आपके, रूफ सर्फेसिस हो गए, फ्लोर स्लैब्स हो गए, इस सब में आप इसको क्या कर लेते हो? यूज कर लेते हो। रोड सरफेस हो गए आपके, तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि रोड सरफेस में किसको यूज करें जनरली, तो सरफेस वाइब्रेटर को आप जनरली यूज कर लेते हो। सो द नेक्स्ट टाइप अब आपके पास में जो आएगा, नेक्स्ट वाइब्रेटर जो हमको जो नेक्स्ट आपके पास में थर्ड तरीका है। सो ये सब क्या आते हैं? देखो दो तरीके अभी तक आप डिस्कस कर चुके कॉम्पैक्शन के। फर्स्ट मेथड था आपके पास में क्या? हैंड कॉम्पैक्शन वाला था। फर्स्ट तो क्या था? हैंड। दूसरा क्या था? वाइब्रेटर्स। दूसरा था आपके पास में वाइब्रेटर्स था। एंड थर्ड आपके पास में मेथड आया, थर्ड आया स्पिनिंग टेक्निक। स्पिनिंग टेक्निक, स्पिनिंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी बोल सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ये भी एक तरीका है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, दिस इज ऑल्सो मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या करना है इसमें? सबसे पहले पढ़ो इसको एक बारी, क्या बोल रहा है? कॉम्पैक्शन बाय द स्पिनिंग। सो द थर्ड आपके पास में क्या है? कॉम्पैक्शन बाय द स्पिनिंग, स्पिनिंग या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप इसको बोल सकते हो। पढ़ो आगे क्या लिखा है? फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट पाइप्स, फॉर फैब्रिकेशन ऑफ द कॉन्क्रीट पाइप्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो मैं समझा रहा हूं आपको,
एग्जाम्पल जैसे कि ह्यूम पाइप्स आर कॉम्पैक्टेड बाय दिस मेथड जनरली यूज फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट मेंबर्स। प्री स्ट्रेस्ड का मतलब आपको पता होगा। प्री स्ट्रेसिंग के बारे में जानते हो थोड़ा बहुत? प्री स्ट्रेसिंग के बारे में, प्री स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा एक जस्ट आइडिया दे दो कि क्या होता है प्री स्ट्रेसिंग का मतलब। चलो वो बात की बात है, प्री स्ट्रेसिंग आपका आरसीसी का पार्ट होता है। बाकी मैं ये बताऊं, प्री स्ट्रेसिंग करने से प्री स्ट्रेसिंग का बेनिफिट एक मिलता है आपको, क्या? साइज ऑफ मेंबर्स, साइज ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड, साइज ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस्ड। एक बेनिफिट निकल के आता है प्री स्ट्रेसिंग का, प्री स्ट्रेसिंग का एक बेनिफिट निकल के आता है, साइज ऑफ द मेंबर्स इज रिड्यूस्ड। ठीक है, सो ये एक आपको बेनिफिट मिलता है प्री स्ट्रेसिंग का, क्या? साइज ऑफ द मेंबर्स इज रिड्यूस्ड। सो ये भी एक तरीका होता है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि करना क्या है इस मेथड के अंदर। स्पिनिंग भी एक टेक्निक है आपके पास में, जो जनरली आप यूज करते हो प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स के लिए। प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स के लिए, प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स के लिए प्री स्ट्रेसिंग के फायदे ये होते हैं कि आपका जो मेंबर का जो साइज होता है ना, वो रिड्यूस हो जाता है। द साइज ऑफ द मेंबर इज गेट रिड्यूस्ड। अब क्या करते हैं इसके अंदर ना, प्री स्ट्रेसिंग के अंदर आप मेंबर को स्पिन करवाते हो, घुमाते हो उसको। आप मेंबर को क्या करवाते हो? घुमाते हो। स्पिनिंग मतलब घुमाना। स्पिन का मतलब क्या होता है? घुमाना ही तो होता है ना। पाइप्स हैं आपके पास, पाइप्स, ये क्या है आपके पास में? पाइप है। ये क्या है? एक तरह से देखो, यहाँ पे आपने कोई पाइप बनाना चाहते थे। आप पाइप आपको पता है कैसा होगा? मोस्टली स्क्वायर सेक्शन, ये सॉरी सर्कुलर सेक्शन के आपको मोस्टली पाइप देखने को मिलते हैं। पाइप आपको मोस्टली कैसे देखने को मिलता है? सर्कुलर सेक्शन के मोस्टली आपको पाइप देखने को मिलते हैं। है क्या यहाँ पे अंदर, मान लीजिए ये इसकी क्या एक तरह से थिकनेस है, ये पाइप का डायमीटर, थिकनेस बोल दो इसको ना। यहाँ पे सब में क्या होगा? कंक्रीट होगा ना। कंक्रीट का आपने पाइप बना रखा है, सपोज आपने कंक्रीट का पाइप बना रखा है। यहाँ पे सब में क्या भरा हुआ है? कंक्रीट भरा हुआ है। इन कंप्लीट दिस पार्ट, यहाँ पे पूरे पार्ट में क्या है? कंक्रीट आपका भरा हुआ है। बीच में से क्या है? ऐसे खाली है, होलो होगा ना बीच में से, तो ऐसे खाली होगा। अब क्या तरीका है? मेथड क्या है? सो तरीका है, इस मेंबर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करवाया जाता है। इस मेंबर के ऊपर कैसे क्या अप्लाई करवाया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस मेंबर के ऊपर अप्लाई करवाया जाता है। और जब इस मेंबर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करवाया जाता है, कैसे? स्पिन करवाया जाता है, इस मेंबर को घुमाया जाता है। अब वो टेक्निक आप देखना एग्जैक्टली कि किस तरह से घुमाते हैं, बट मैंने आपको बता दिया यहाँ पे क्या करते हैं, इसको घुमाया जाता है। इस मेंबर को घुमाने का तरीका क्या रहता है, मेथड क्या रहता है, वो देखना आप एक बारी। सो घुमाया गया इस मेंबर को। जब आपने इस मेंबर को घुमाया, जब आपने इस मेंबर को घुमाया, इसको इस तरह से आपने कुछ घुमाया, तो मुझे ये बताओ क्या यहाँ पे कुछ कर्व बन जाएगा क्या? घूम रहा है मेंबर, तो मतलब बेसिकली कहीं ना कहीं कर्व कर्व पाथ होगा ना उसका घूमने का। मतलब बेसिकली क्या है? मेंबर घूम रहा है। जब मेंबर घूमेगा तो आप खुद से बताओ, जब वो घूमेगा तो क्या उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा या नहीं होगा? जब मेंबर घूमेगा तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, इसके बारे में हाईवे में बता रखा है, पूरा का पूरा हाईवे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे था आपका। जब मेंबर घूमेगा तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब इस मेंबर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, देखो आपको टेक्निक क्यों रखी, किस तरह से रखा हमने, इनका नाम, वो नाम समझ में आ रहा होगा। आपने इसको स्पिनिंग टेक्निक बोल दिया क्योंकि आपने मेंबर को घुमाया। जब मेंबर को आपने घुमाया तो उसके ऊपर क्या लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना। मेंबर के ऊपर क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसीलिए आपने उसको क्या बोल दिया? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक बोल दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा मेंबर के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो होगा क्या? कंक्रीट जो है, बेसिकली कंक्रीट के पार्टिकल्स पे भी क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। कंक्रीट के पार्टिकल्स पे भी क्या आएगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा नहीं आएगा? कंक्रीट के पार्टिकल्स पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल मूव करने की कोशिश करेंगे। पार्टिकल को मूव करा दिया आपने, पार्टिकल को एक एनर्जी दे दिया आपने, एंड दैट एनर्जी दीज पार्टिकल विल बी यूजिंग फॉर ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। और उस एनर्जी को जो आपने सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक की हेल्प से दिलवाई है पार्टिकल्स को, उस एनर्जी को पार्टिकल यूज कर लेंगे फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए, और वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। बोलो आया क्या तरीका समझ में? तरीका आया समझ में क्या करना है, किस तरह से होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया आपने, है ना? सेंट्रीफ्यूगल टेक्निक
लगाइए आपने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो पार्टिकल मूव करेंगे, पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, पार्टिकल मूव करेंगे, पार्टिकल को एक एनर्जी दिलवा दी आपने, कैसे? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से, एंड उस एनर्जी को वो यूज कर लेंगे फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। फ्रिक्शन ओवरकम हो गया, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ये तरीका है जस्ट। जनरली किसके लिए यूज करोगे? मोस्टली किसके लिए यूज करोगे? पाइप्स के केस में। जैसे एक एग्जांपल बताया है आपको, ह्यूम पाइप्स होते हैं आपके, ह्यूम पाइप्स होते हैं एक तरह से ना, ह्यूम पाइप्स होते हैं, ह्यूम पाइप होते हैं आपके पास में, ह्यूम पाइप्स। ह्यूम पाइप्स को इसी मेथड से कॉम्पैक्ट किया जाता है। स्पिनिंग का टेक्निक जो अभी आपको बताया ना, स्पिनिंग का टेक्निक या फिर सेंट्रीफ्यूगेशन का जो टेक्निक है, ह्यूम पाइप्स को इसी सेम मेथड की हेल्प से क्या करते हो आप लोग? कॉम्पैक्ट करते हो। दिस सेम मेथड इज यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ द ह्यूम पाइप्स। होगा किसके लिए? मोस्टली प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स के लिए यूज किया जाता है, जिनके साइजेस बहुत छोटे हो जाते हैं। प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स। एक एप्लीकेशन भी बताया, पाइप्स, ह्यूम पाइप्स। एक बार बताइए ये मेथड सबको क्लियर है नहीं? ये सबको क्लियर है ये वाला तरीका? चलो ये क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास में आएगा विद द हेल्प ऑफ द हाई प्रेशर एंड द शॉक। एक लास्ट मेथड आता है जस्ट हाई प्रेशर एंड द शॉक्स की हेल्प से। आपके पास कोई मास कॉन्क्रीटिंग का वर्क हो रहा है, मास कॉन्क्रीटिंग के वर्क में बहुत बहुत हाई अमाउंट ऑफ कॉन्क्रीट को आपको एक साथ कॉम्पैक्ट करना था। मास कॉन्क्रीटिंग हो रही है, मास कॉन्क्रीटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अमाउंट है ना कॉन्क्रीट का, डैम बन रहा है सपोज, बहुत 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 हाई अमाउंट है कॉन्क्रीट की। वहां पे आप कैसे हैंड कॉम्पेक्शन करोगे? कैसे आप वहां पे वाइब्रेशन लेकर जाओगे, वाइब्रेटर को लेके जाओगे? सो कैसा तरीका अडॉप्ट किया जाता है? विद दी हेल्प ऑफ द हाई प्रेशर एंड द शॉक्स डेवलप करवाए जाते हैं। अब इनका तरीका रहता है हमारे पास में, आप इनके लिए एक बार जरा देखना खुद से सोच के कि कैसे करवाते हैं इनको। एक बार वीडियो देखना है इनके लिए, आपको खुद से खुद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर एक बार वीडियो देख लोगे ना आप, इनकी इमेजेस अगर आप एक बार देख लोगे, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इनके बारे में। क्योंकि यहाँ पे एक थ्योरी में तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवा पा रहा हूँ कि हाँ इस तरह से चीजें हो रही हैं। एग्जैक्टली जब एक बार देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा देखने के बाद। एक बार जस्ट देख लेना थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद। सो लास्ट क्या है? विद द हेल्प ऑफ द हाई प्रेशर एंड द शॉक्स। ये मेथड जनरली यूज करेंगे फॉर द मास कॉन्क्रीटिंग वर्क्स। चलो, सो ये सब था आपके पास में। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पैक्शन। बोलो, बताओ, बताइए यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है? यहाँ तक का डिस्कशन कंप्लीट हुआ सब? सो अभी कॉम्पैक्शन आपका खत्म हो चुका है ना? आपने बैचिंग का डिस्कशन कर लिया है, आपने बैचिंग का डिस्कशन आपने कर लिया है, आपने मिक्सिंग का डिस्कशन कर लिया है, आपने कॉम्पैक्शन का डिस्कशन कर लिया है ना? ये सब प्रोसेस चल रही है कंक्रीट की मैन्युफैक्चरिंग की। ये सब प्रोसेस है कंक्रीट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। क्या सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस आपको लिखवाया हुआ है अलग से। अच्छा एक मैं पॉइंट बताऊं आपको, देखो कल मैंने आपको ग्रुप में दो टेबल भेजे थे, आपको याद होगा ग्रुप में मैंने दो पेज भेजे थे आपको दोपहर के टाइम, कल दोपहर के टाइम, वो देखा सबने? कल मैंने आप ग्रुप में दो पेज डाले थे ना, वो कोड वाले पेज थे, वो कोड के पेज थे, IS 456 के कोड के पेज थे वो, IS 456 का था वो एक्चुअल में। अब हुआ क्या है, पॉइंट इज दैट कि आपको पता है कि कोड जो भी होते हैं इनमें कंटिन्यूअसली अमेंडमेंट होता रहता है। कोड में क्या होती रहती है, चीजें रिवाइज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं। ये चीज पता है ना आपको कि कोड जो बनता है, कोई भी कोड बनता है उसमें छोटे 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 चेंजेस होते रहते हैं कंटिन्यूअसली। तो हुआ क्या है कि वो जो टेबल है आपके पास में, कल मैंने वो भेजा था कि स्ट्राइकिंग पीरियड ऑफ द फॉर्मवर्क, मतलब अगर आप कोई कॉन्क्रीट का मेंबर बना रहे हो, अगर आप कोई कॉन्क्रीट का मेंबर बना रहे हो तो उस कॉन्क्रीट के मेंबर को बनाने के बाद आप लगभग कितने टाइम बाद उसका फॉर्मवर्क ओपन कर सकते हो, उस चीज को बताने के लिए वो एक आपके पास में टेबल था। तो वो डायरेक्टली आपके कोड ने बता रखा है, उसको मैं डिस्कस करूंगा, बट जस्ट मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ कि वो हमारा क्या हो चुका है, वो हमारा एक तरह से रिवाइज हो चुका है। वहां पर एक अमेंडमेंट हुआ है, वहां पे चेंज हुआ है उस टेबल में। अगर अब से 3-4 साल पहले वाला अगर आप उठाकर देखोगे ना, तो आपको वहां पे कुछ अलग दिखाई देगा। वही टेबल, सेम टेबल आपको कुछ डिफरेंट तरह की दिखाई देगी। वही सेम टेबल आपको किस तरह की दिखाई देगी, डिफरेंट तरह की दिखाई देगी। अमेंडमेंट 5 हुआ है अभी जस्ट रिसेंटली, अमेंडमेंट 5 हुआ है। अमेंडमेंट 5 होने के बाद कुछ चीजें हैं जस्ट एक दो छोटी छोटी जो कि चेंज हो गई हैं।
जो कि चेंज हो गई है। तो अगर आप अब से 2019 से पहले का उठाकर देखोगे केस, तो आपको वही सेम टेबल कुछ अलग तरह की दिखाई देगी, कुछ अलग तरह की दिखाई देगी वही सेम टेबल। लेकिन अमेंडमेंट होने के बाद उस टेबल को उन्होंने थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है। आप उस लैंग्वेज को पढ़ के देखना, उन्होंने वहां पे क्लियर कट मेंशन कर रखा होगा कि जस्ट रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेबल विद द टेबल गिवन बिलो, ऐसा कुछ लिखा होगा वहां पे। उसको मैं डिस्कस कर दूंगा आपसे, बस कल मैंने जस्ट वो पेज भेज दिया आपके पास में, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग टेबल है उस टेबल को रिप्लेस कर दो विद दिस टेबल जो उन्होंने अभी भेजी है। बताओ आया नहीं आया समझ में? क्लियर है चीज? अब अलग अलग मेंबर्स के लिए फॉर्म वर्क को स्ट्राइक करने का, हटाने का आपको टाइम दिया हुआ है वहां पे कि कितने कितने टाइम के बाद, कितने कितने ड्यूरेशन पे आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो पुराना कोड की देखो टेबल उठाकर उसमें अलग मिलेगा आपको। अभी जो रीजन टेबल आई है वो ये टेबल है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको क्या करोगे, वही सेम जो मैंने आपको टेबल भेजी है ना, वही सेम टू सेम टेबल आप अपने नोट्स में डाल दोगे उठा के। क्लियर है? इसको मैं डिस्कस कर दूंगा टेबल को आपके साथ में एक बारी, बट अभी के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली कोड की टेबल है, आप क्या करोगे, उसी सेम टेबल को उठाकर अपने नोट्स में ऐड कर लोगे। कैसे भी ऐड करो, उसको हाथ से लिखो या उसका प्रिंट निकाल के लगा लो, क्योंकि ऐसे ग्रुप पे पड़ा रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो छूट जाएगा, वो भूल जाओगे उसको कहीं ना कहीं। उसको याद ही नहीं करोगे आप एग्जाम से पहले, याद ही नहीं आएगा कि हाँ ऐसा कोई भेजा था वहां पे पेज कभी ग्रुप पे। और क्वेश्चन उसमें से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर्स में। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट में, आपको 4-5 क्वेश्चन दिखाई देंगे उसी सेम टेबल से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसी टेबल से दिखाई देंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। बिल्डिंग मटेरियल सेगमेंट के अंदर देखना अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 4 to 5 क्वेश्चन आपको उस टेबल से दिखाई देंगे। अलग अलग मेंबर्स के लिए आपसे टाइम पूछा हुआ है कि कितना कितना टाइम होता है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो अब हुआ क्या है कि देखो चीजें चेंज होती रहती हैं, कंटिन्यूसली बदलती रहती हैं, तो चांसेस ये हो जाते हैं कई बार कि भाई कई बार इंसान अमेंडमेंट हुआ तो हो सकता है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, पता नहीं लग पाता कि अमेंडमेंट हो गया है किसी क्लोज में, ऐसा नहीं पता लग पाता बिल्कुल एकदम। अब आपके पास में कोई एक अकेला काम थोड़ी बचा है कि आप बस सिर्फ कोड का अमेंडमेंट ही चेक करते रहो बैठ के। 10 तरह के काम होते हैं। अमेंडमेंट होता है कि ठीक है यार साल भर पहले अमेंडमेंट हुआ, तो हो सकता है वो थोड़ा लेट पता लगा हो, ऐसा हो जाता है ना। तो कोई बिल्कुल 100% अगर कोई कंटिन्यूसली कोड की डिजाइनिंग ही कर रहा है बैठ के, कोई कोड को यूज करके बिल्डिंग्स ही बना रहा है, तो उसकी तो बात अलग है, वो तो कंटिन्यूसली वहां पे अवेयर रहेगा। लेकिन कोई इस तरह के पर्सन है कि ठीक है जैसे पढ़ा रहे हैं, मतलब इधर उधर 10 तरह के काम हो रहे हैं, तो हो सकता है उसमें कभी कभी अमेंडमेंट मिस हो जाता है, आपको पता नहीं लग पाता है। तो जस्ट अभी वो मैंने रिसेंटली चेक किया है, तो उसके बाद वो पता लगा कि हाँ उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। तो अमेंडमेंट के बाद जो नई टेबल है वो मैंने आपको ग्रुप पे डाल दी थी कल, आप उसी सेम टेबल को अपने नोट्स में ऐड कर लो। क्लियर है? सेम टू सेम एज इट इज टेबल नोट्स में बना लेना अपनी। सो वो टेबल जो है आपके नोट्स में आ जानी चाहिए, उसको मैं एक बार आपसे डिस्कस कर दूंगा। क्योंकि आपको जब रिवाइज करोगे एग्जाम से पहले, तो आप ग्रुप खोल के उस एक पेज को थोड़ी पढ़ोगे बैठ के, मुझे भी पता है उसको भूल जाओगे आप बिल्कुल। तो एक बार अगर आपके नोट्स में आ जाएगी तो ठीक रहेगा। और क्वेश्चन उससे लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं इन द प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम दैट टेबल ओनली, उसी टेबल से सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है वो। ओके, इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है आपको। चलो अब नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट मैं बताऊं आपको। हाँ एक और चीज आपके पास में क्या है, तो पहला तो पॉइंट क्या हुआ कि वो टेबल आप एज इट इज नोट्स में ऐड कर लेना और उसको याद भी कर लेना, उसको याद भी कर लेना, उसको थोड़ा सा रीड करोगे तो आपको क्लियरली खुद से कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर्स में थे क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें से। मैंने वही बताया कि 3 to 4 5 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि उसको एक बार रीड कर लेना, उसको एक बार याद कर लेना, डिस्कस मैं आपसे उसको एक बार ही कर दूंगा, 1-2 दिन में उसको मैं आपसे खुद से खुद डिस्कस कर दूंगा एक बार उस टेबल को। बाकी अभी के लिए आप उसको याद कर लेना, एक बार ही पढ़ोगे तो आपको खुद से भी समझ में आ जाएगी वो चीज कि किस किस तरह से बताया गया है टाइमिंग आपको। और दूसरा आपको क्या बताया उसमें जो दूसरा पेज था, ना, दूसरा पेज अगर आपने देखा होगा कोड का, उसी सेम पॉइंट का, उसी सेम 2 पेजेस में से दूसरे पेज पे क्या लिखा था, 3 days, 7 days एंड 14 days, ये लिखा हुआ था क्या? बोलो, ये लिखा था वहां पे? स्टर्न्स लिखी हुई थी क्या अलग अलग ड्यूरेशंस पे? परसेंटेज बता रहा था, यस परसेंटेज बता रहा था। ये भी अमेंडमेंट हुआ है, ये भी क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है। ये भी क्या है, जस्ट उस अमेंडमेंट का ही नतीजा है, अमेंडमेंट हो गया है। भी आया समझ में क्या हुआ है, यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ है।
क्या क्या बता दिया है आपको। अब देखो मैंने आपको जो वैल्यू बताई थी वो एक तरह से मान के चलो आपकी पुराने उसके हिसाब से थी। अभी ये क्या हुआ है, साल भर पहले आपका अमेंडमेंट हुआ है, इनमें इन वैल्यूज को थोड़ा सा चेंज कर दिया, ज्यादा चेंज नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। कैसे, 45% हो गया है, ये कितना हो गया 60% के आसपास हो गया, और ये कितना हो गया 85% के आसपास हो गया। हमने क्या वैल्यू लिखी थी, हमने क्या वैल्यूज लिखी हुई थी यहाँ पे, हमने क्या लिखा था यहाँ पे, बोलो हमने क्या लिखा था यहाँ पे। हमने क्या लिखा था, 3 days पे लगभग कितनी स्ट्रेंथ होती है, कितना लिखा था आपने 3 डे पे, बोलो। हम्म 40% के आसपास लिखा था ना, 40%। यहाँ पे कितना लिखा था हमने, लगभग 66% के आसपास लिखा था। एंड यहाँ पे आपने कितना लिखा था, लगभग 90% के आसपास लिखा था ना, 90 के आसपास। तो ज्यादा तो वेरिएशन नहीं आया, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इतना कोई ऐसा ज्यादा खास वेरिएशन नहीं है, इतना कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 2-3% ऊपर नीचे वैल्यूज हुई हैं बस। और मैं आपको बताऊं, आप भले ही आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये वैल्यूज कभी भी एग्जैक्टली फिक्स वैल्यूज नहीं होती है, वेरी करती रहती हैं। अब देखो जरा, अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ है वो आपको बता दिया। अमेंडमेंट के बाद क्या हुआ, 3 डे पे जो हम 45 लेके चल रहे थे उसको कितना कर दिया, 45 कर दिया। 7 डे पे जो हम 66 लेके चल रहे थे उसको कितना कर दिया, 60 कर दिया। और 14 डेज पे जो हम 90 लेके चल रहे थे उसको 85 कर दिया है। क्लियर है चीज। अब देखो जरा, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन कैसे ट्राई करना है। ये तो आपको जानकारी दी है, अभी रियलिस्टिक जानकारी जो अभी जस्ट हुई है आपकी, ये तो अभी आपका एक्चुअली में हो गया है, जस्ट रिसेंटली अभी आपका इस तरह के चेंजेस आए हैं। लेकिन अगर अब बात आते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन पे क्या करोगे। लेट अस सपोज आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, आपने कुछ, मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेफिनेटली देखे होंगे। आपने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, आपने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई द 7 day स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट इज जनरली कितनी होती है, 66% होती है, 2/3 होती है 28 डेज स्ट्रेंथ का। इस तरह का कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दिया प्रीवियस ईयर में, एक बार बताओ दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दिया आपको, बहुत क्वेश्चन दिखाई दिए होंगे इस तरह के, लगभग 3-4 क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि द 7 day स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 66% होती है, ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको दिखे होंगे। तो आप अगर देखोगे वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं, वो क्वेश्चन किस ईयर्स के हैं, वो प्रीवियस ईयर्स के हैं। प्रीवियस ईयर बोलने का मतलब क्या है, साल 2 साल 3 साल पुराने तो हैं। साल 2 साल पहले 3 साल पहले क्या चल रहा था आपका, ये चीज चल रही थी ना, इसीलिए हमारे आंसर्स सही आ रहे हैं उसमें सारे के सारे। हम जितने भी आंसर मार्क करते हैं सारे के सारे आंसर आपको सही देखने को मिलते हैं। लेकिन अब देखो आगे फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करोगे। क्वेश्चन अगर बाई चांस आपके पास इस तरह का आया, अगर आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन है, आपको भी पता है कि फिल इन द ब्लैंक तो वहां पे आते नहीं है, ऑप्शन ही आएंगे। अगर क्वेश्चन आपके पास में आया, तो क्वेश्चन अगर आपके पास में आया, आप उनमें से क्या करोगे, चेक करोगे ऑप्शन किस हिसाब से दे रखे हैं आपको, ऑप्शन देखो किस हिसाब से दे रखे हैं। अगर बाई चांस ऑप्शन आपको पुराने वाले के अकॉर्डिंगली दे रखा है तो पुराने वाले के अकॉर्डिंगली मार्क कर लो। अगर आपको नए वाले के अकॉर्डिंगली ऑप्शन दे रखा है तो नए वाले के अकॉर्डिंगली मार्क कर लो। आगे की फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, जब अभी आप आगे चल के पेपर दोगे तो तब क्या करना है। 3 डे पे अगर पुराने वाले के अकॉर्डिंगली ऑप्शन दे रखा है 40%, तो पुराने के अकॉर्डिंगली कर लो। नए के अकॉर्डिंगली दे रखा है तो नए के अकॉर्डिंगली कर लो। अगर पुराने का दे रखा है यहाँ पे भी 14 पे, तो पुराने का करो, नए का दे रखा है तो नए का करो। लेकिन अगर बाई चांस दोनों का दे दिया तब क्या करोगे, अगर दोनों का दे दिया तब क्या करोगे, नए वाले पे जाओगे। बिल्कुल, किस पे जाओगे, नए वाले पे जाओगे। तो किस पे जाओगे, नए वाले पे जाओगे। सो ये आपको समझ में आता है ना। देखो छोटी छोटी चीजें थी जो कोड की आपके यहाँ पे चेंज हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। अमेंडमेंट हुआ है अभी रिसेंटली, अमेंडमेंट हुआ है कुछ टाइम पहले, तो वैल्यूज कुछ चेंज हुए हैं कोड में आपके। तो वो आपको अभी अपडेटेड चीज बताइए कि जस्ट ऐसे हो गया। तो क्या बताया आपको, 3 days 7 days एंड 14 डे की स्ट्रेंथ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आपने देखा होगा हमारी ये वैल्यूज हम लेके चलते थे ना, सारे के सारे आंसर आपके इसीलिए ठीक आए होंगे क्योंकि पहले यही सब वैल्यूज थी, पर रिसेंटली उनको रिवाइज कर दिया। तो रिसेंटली रिवाइज करके ये सब कर दिया, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आया, 2-4% ऊपर नीचे ही तो हुआ है। तो क्या करोगे आप, अगर एग्जाम में अगर आपको फ्यूचर में अगर क्वेश्चन दिखाई देगा तो फ्यूचर में देखना कि ऑप्शन किस हिसाब से दे रखा है। ऑप्शन अगर पुराने के हिसाब से दे रखा है तो पुराने वाला मार्क कर लो। अगर ऑप्शन उन्होंने नए के हिसाब से दे रखा है तो नए के हिसाब से मार्क कर दो। अगर ऑप्शन उन्होंने दोनों दे दिए तो नए वाला मार्क कर लो अपना। तो क्या करो, नए वाला मार्क कर लो।
तो मुझे ये बताओ, ये वाला स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट था वो सभी को क्लियर हुआ है नहीं हुआ? स्ट्रेंथ वाला किस तरह से आंसर मार्क करने हैं वो सबको पॉइंट क्लियर हो गया नहीं हो गया? एक बार बताइए जरा, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? क्या करना है एग्जाम के हिसाब से पता है आपको? और इसमें मैं बताऊं 28, हाँ वो तो सेम ही है, वो तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 3 में इनमें हुआ है चेंजेस, 3 पे 7 पे एंड 14 पे, यही मेंशन कर रखा है वहां पे। कल मैंने आपको पेज इसीलिए तो भेजा था, कल आपको याद होगा मैंने आपको कोड का तो पेज भेजा था, वो उस कोड में इन 3 में ही तो मेंशन कर रखा है उन्होंने, कोड में उन 3 में ही तो मेंशन कर रखा है, सिर्फ 3 पे 7 पे 14 पे तो जो जिसमें मेंशन करा है वही भेजा है आपको। तो आप क्या करोगे, आपके लिए 2 काम बच गए। पहला काम, वो टेबल अपने नोट्स में ऐड करोगे। टेबल को कहाँ पे ऐड करोगे? अपने नोट्स में, और वो 100% कर लेना उसको ऐड, क्योंकि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज नहीं करने वाले ये ग्रुप खोल के वहां से पेज को उठाकर। इतना प्रेशर रहेगा एग्जाम से पहले, आपको उसके बारे में याद ही नहीं आएगी। आपके बुक में अगर आपके नोट्स में वो टेबल बनी रहेगी तो आपको याद आ जाएगी उसके बारे में। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लगभग 4 to 5 क्वेश्चन आपके उस टेबल से पूछ चुके हैं वो प्रीवियस ईयर्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये वाला जो स्ट्रेंथ वाला जो पॉइंट है ना, स्ट्रेंथ वाला भी जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, जो पुराने वाला मैंने आपको स्ट्रेंथ वाला टेबल बनवाया था ना, एक पुराना जो स्ट्रेंथ का टेबल बनवाया था, उसके साइड में मेंशन कर लेना इस वाली नई टेबल को भी, स्ट्रेंथ वाली को भी। तो वो जो होमवर्क वाला था उसको याद कर लो, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा एक बारी आपसे, उसमें से बहुत क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, उसको याद कर लेना जरूर। और ये स्ट्रेंथ वाला अपनी पुरानी स्ट्रेंथ वाली टेबल के बराबर में मेंशन कर लेना, पुरानी वाली भी याद रहेगी आपको, नई वाली भी याद रहेगी। क्लियर है? तो 2 काम आपके पास में आते हैं। आई थिंक यहाँ तक की कहानी सभी को क्लियर है। अब अपना आगे डिस्कस करते हैं। चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है एक तरह से आपका। चलो अब नेक्स्ट ऑपरेशन आपके पास में क्या आता है? प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट आपके पास में है प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, सिंपली क्या मीनिंग होता है प्लेसिंग का? पढ़ के देखो एक बार जरा, सिंपल लिखा होगा यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंक्रीट एट द डिजायर्ड लोकेशन इज कॉल्ड एज अ प्लेसिंग। वो प्रोसेस जिसमें कि देखो आप कंक्रीट को मिक्स कराया आपने, बैचिंग करवाई, मिक्सिंग करवाई, उसको प्लेस करोगे आप कहाँ पे? जो भी आपकी डिजायर्ड लोकेशन है, बीम पे प्लेस करना है, कॉलम में प्लेस करना है, डैम में प्लेस करना है, रोड पे प्लेस करना है, जिस भी लोकेशन पे डिजायर्ड लोकेशन पे आपको उसको प्लेस करना था, उस जगह पे प्लेस करने की प्रोसेस को आप प्लेसिंग बोलते हो। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द कॉन्क्रीट एट द डिजायर्ड लोकेशन इज कॉल्ड एज अ प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। वो प्रोसेस जिसमें कि आप कॉन्क्रीट को एक डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस करवाते हो, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द कॉन्क्रीट एट डिजायर्ड लोकेशन इज कॉल्ड एज द प्लेसिंग ऑफ द कॉन्क्रीट। बताइए क्लियर है सबको? सो किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस करने की प्रोसेस को, उसको रखने की प्रोसेस को हम प्लेसिंग कहते हैं। अब बस इसमें इससे ज्यादा ऐसा आपको कोई डिस्कस नहीं करना, जस्ट मैंने एक नोट पॉइंट आपका यहाँ पे वो लिखा हुआ है, आपसे कहीं पे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। एक नोट पॉइंट आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि नोट द बेस्ट मेथड ऑफ प्लेसिंग कॉन्क्रीट अंडर वाटर is by the use of tremy pipes, is by the use of tremy pipes. The concrete is poured into it through a funnel. तो एक आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस के हिसाब से, एमसीक्यू पर्पस के हिसाब से, कि अगर आप अंडर वाटर कहीं पे कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, अगर आप कहीं पे अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो, तो अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड आपका सजेस्ट करा गया है कॉन्क्रीट को प्लेस करने के लिए, दैट इज बाय द यूज ऑफ ट्रेमी पाइप्स। अब क्या होता है, जैसे अपने देखा होगा अपने अपने घरों पे, पुराने टाइम में, आज के टाइम पे तो पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, पुराने टाइम पे आपको पता होगा कि आपके घर पे कहीं से ऑयल खरीद के लेके आए होंगे घर वाले, तेल खरीद के लेके आए होंगे, तो उस तेल को आपको बोतल में भरना था, उस तेल को आपको किस में भरना था? बोतल में भरना था। और उस बोतल में भरने के लिए कैसा था? इस तरह से एक फनल था या नहीं था? बताओ आपके घर वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ऑयल को डालते जा रहे हैं इसके अंदर, ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल, आज भी यूज करते हैं फनल, यस। तो क्या हुआ, ऐसा ही होता है ये ट्रीमी पाइप जो है, ऐसा ही होता है सेम यहाँ पर भी। सो सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है फॉर प्लेसिंग द कॉन्क्रीट अंडर द वाटर। अंडर वाटर कॉन्क्रीट को प्लेस करने का सबसे जो बेस्ट मेथड आपको सजेस्ट करा गया है, दैट इज द ट्रीमी पाइप। होगा क्या, जस्ट ऊपर यहाँ पे एक फनल टाइप शेप रहेगा, नीचे यहाँ से ऐसे पाइप रहेगा, नीचे से जो पाइप है कवर रहेगा, दैट मे बी कवर्ड यूजिंग अ पॉलीथीन, एक पॉलीथीन से भी कवर हो सकता है, या फिर कुछ अलग तरह की आपकी कवर करने के अलग अलग तरीके भी आते हैं, और भी अलग तरीके आते हैं कवर करने के, पॉलीथीन के हेल्प से भी कवर किया जा सकता है। जिस भी प्लेस पे आपको कॉन्क्रीट को प्लेस कराना है ग्राउंड के नीचे, लेट अस सपोज मैं अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग करना चाहता हूँ कहीं पे, अंडर वाटर
कॉन्क्रीटिंग आप करना चाह रहे हो तो अंडर वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर होगा ना कहीं पे साइड में, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा आपका साइड में, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, सिंपल, आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, आप इसके अंदर कंक्रीट को डालते जाओगे, डालते जाओगे, डालते जाओगे, कंक्रीट डालते जा रहे हो आप, फिर इस फनल के अंदर, इस फनल के अंदर आप कंक्रीट डालते जा रहे हो। इस पाइप का जो बॉटम है वो उस जगह पे है जहाँ पे आपको कंक्रीट को प्लेस करवाना था। साइड में क्या होगा, वाटर होगा। क्यों? क्योंकि आप कंक्रीटिंग करवा रहे हो अंडर अंडर वाटर। ऊपर से आपने कंक्रीट डालते गए, कब तक, जब तक ये फनल नहीं भर जाए, जब तक आपको दिखने लगा कि हाँ भाई फनल पे अब ऊपर तक कंक्रीट आ चुका पूरा। क्लियर है? ऊपर तक कंक्रीट आ चुका पूरा। आप क्या करो, इस पाइप को ऊपर उठा दो, इस पाइप को ऊपर उठा दो, कंक्रीट आपका क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, कंक्रीट आपका क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। ये तरीका रहता है कराने का ट्रीमी पाइप्स की हेल्प से, ये तरीका रहता है कराने का। सबसे बेस्ट मेथड बताया गया है फॉर द अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए बाय द यूज ऑफ ट्रीमी पाइप्स। ट्रीमी पाइप क्या है, एक तरह से ऐसे फनल शेप के रहते हैं, पाइप में भरते जाओगे, कंक्रीट भरते जाओगे, जब देखिएगा कि यहाँ पाइप भर गया, पूरी तरह से उठा दो ऊपर पाइप को और नीचे गिर जाएगा कंक्रीट आपका पूरा का पूरा। बोलो आया नहीं आया समझ? सो जस्ट प्लेसिंग में ये बात करनी थी आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें डिस्कस करने लायक। ठीक है? क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है आज का, सो द नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्यूरिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट, क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, इसके बारे में बात करनी है। अब मैंने आपको 2 होमवर्क बताए ना आज के लिए। क्या करना है आपको? पहला होमवर्क क्या है, फर्स्ट होमवर्क क्या है आपके पास में, फर्स्ट होमवर्क क्या है आपके पास में जो करना है आपको, टेबल, टेबल नोट करनी है। और दूसरा होमवर्क क्या है, दूसरा होमवर्क क्या है, सेकंड, सेकंड कौन सा होगा, स्ट्रेंथ वाला ना, स्ट्रेंथ वाला। अब उसमें आपको मैंने ये भी बता दिया कि आंसर आपको किस तरह से मार्क करना है। ऑप्शन चेक करना, अगर ऑप्शन में बाई चांस अगर आप फ्यूचर में पेपर दोगे, क्योंकि पुराने वाले तो आपने देखे होंगे कि पुराने वाले तो आपके पुराने वाले के हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाते हैं, मतलब मैच कर जाते हैं पूरे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस आगे फ्यूचर में पेपर दोगे तो अगर आपको पुराने वाले के अकॉर्डिंगली ऑप्शन दे रखे हैं तो पुराने वाला मार्क कर लो, नए वाले के अकॉर्डिंगली दे रखे हैं तो नया वाला मार्क कर लो, अगर दोनों दे रखे हैं तो नए वाले पे आ जाओ। इस तरह से मार्क कर लोगे एग्जाम में। चलिए क्यूरिंग की बात करते हैं। क्यूरिंग का पर्पस आपको पता है, ओपन करो क्यूरिंग, इसके बारे में पता है हमें क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, क्यों कराते हैं। देखो जस्ट रीड कर लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है। देखो क्या लिखा है, क्यूरिंग ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी। इस पॉइंट पे अभी आएंगे। क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द कंक्रीट व्हिच इज नीडेड फॉर द केमिकल एक्शन ऑफ द सीमेंट। ये सबको डेफिनेशन क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे क्यूरिंग की डेफिनेशन आपको समझानी पड़ेगी, पहले बता रखी है, आपको ये क्लियर होनी चाहिए खुद से खुद। ये क्यूरिंग की डेफिनेशन क्लियर हुई सभी को, ये क्या मतलब होता है क्यूरिंग का। ये वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हमने जो वाटर ऐड करवाया है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए, वो वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। तो आप क्या कर रहे हो, उस वाटर के इवेपोरेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हो। आप उस वाटर के इवेपोरेशन को बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका वो वाटर इवेपोरेट हुआ, अगर वो वाटर आपका इवेपोरेट होगा तो दिक्कत क्या होगी, हाइड्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पाया तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, वर्केबिलिटी नहीं मिलेगी, ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए करते हैं ऐसा। सो क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दी वाटर, वो प्रोसेस जिसमें कि हम पानी के लॉस को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इवेपोरेशन की वजह से हो सकता है, जिससे कि हमारी कंक्रीट में जो सीमेंट हमने डाला है उसका केमिकल एक्शन प्रॉपर्ली हो सके। केमिकल एक्शन बोलने का मतलब है उसका हाइड्रेशन प्रॉपर्ली हो सके, जिससे आपको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल जाए, जिससे आपको एक प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी मिल जाए। अब आपको पता है कि जो क्यूरिंग है, क्यूरिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ पर्पस एंड फॉर द ड्यूरेबिलिटी पर्पस। अगर एक प्रॉपर तरह से वहां पे हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलने वाली कंक्रीट की, आपको प्रॉपर ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगी कंक्रीट की। यही आपको फर्स्ट 2 पॉइंट सजेस्ट बता रहे हैं शुरू के जो भी है। सो द क्यूरिंग ऑफ द फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल, स्ट्रेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेबिलिटी के इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्यूरिंग इज a process for of preventing the loss of moisture from the concrete।
क्यूरिंग क्या है? कंक्रीट में से मॉइस्चर के लॉस को प्रिवेंट करने का तरीका होता है, विच इज नीडेड फॉर द केमिकल एक्शन ऑफ द सीमेंट, जो कि केमिकल एक्शन ऑफ सीमेंट के लिए चाहिए, जो कि सीमेंट के केमिकल एक्शन के लिए जरूरी है मॉइस्चर, उसको बाहर जाने से बचाने का तरीका होता है आपके पास में क्या? क्यूरिंग करवाना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। क्यूरिंग मस्ट बी डन एटलीस्ट फॉर 3 वीक्स एंड इन नो केस लेस देन 10 days। ये पॉइंट आता है समझ में। सो कम से कम जो आप क्यूरिंग करोगे, आपको सजेस्ट करा गया है कि कम से कम आपको क्यूरिंग को 21 डेज के लिए करना चाहिए। डिजायरेबल मतलब 21 डेज तक होता है, लगभग 3 हफ्ते तक होता है। बट आपको किसी भी केस में 10 दिन से कम तो क्यूरिंग करनी ही नहीं है। तो डिजायरेबल है 21 डेज तक, बट किसी भी केस में 10 दिन से कम क्यूरिंग नहीं करोगे। कम से कम 10 दिन तो मान के चलो आपको करना ही करना है, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। डिजायरेबल कहाँ तक होता है? 21 दिन तक होता है, लगभग 3 वीक्स तक, लगभग 1.5 हफ्ते, तो लगभग 3 हफ्ते तक आपका आए समझ में। ये एक प्रोविजन है कोड का। क्या है कि भाई क्यूरिंग मस्ट बी डन फॉर एटलीस्ट 3 वीक्स, कम से कम कितने टाइम के लिए? 3 हफ्ते के लिए, एंड इन नो केस लेस देन 10 days। सो एटलीस्ट 3 वीक के लिए करो कम से कम, एंड इन नो केस किसी भी केस में 10 दिन से कम तो करोगे ही नहीं। तो आया समझ में? क्यूरिंग पीरियड आपको कितना बताया गया है? बताइए, क्लियर है नहीं है? ये क्लियर हुआ सभी को कि कितना टाइम बताया गया आपको? क्यूरिंग क्यों करते हैं? क्यूरिंग के लिए कुछ आपको एक पॉइंट बताया कि लगभग भाई 21 दिन के लिए हमें करनी चाहिए एटलीस्ट, लेकिन किसी भी केस में 10 दिन से कम तक तो करोगे ही नहीं। एक बात और देखी होगी आपने अगर अपने घर वर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन करते देखा होगा ना, तो क्या आपने देखा है कभी कि 21 दिन तक करते देखा है आपने कभी किसी को क्यूरिंग घर भर में? जैसे घर बनता है नॉर्मल, देखा है आपने वहां पे कि 21 दिन तक क्यूरिंग कर रहे हैं? वो नहीं देखा ना? नहीं देखा है। मेरे ख्याल से आपने 10 दिन भी नहीं देखा होगा। 10 दिन भी नहीं देखा होगा ना? 10 दिन भी रेयरली देखा होगा, बहुत किसी को अगर देखा होगा तो 10 भी नहीं देखा होगा शायद। 10 दिन तक देखा है? 10 दिन तक क्यूरिंग करते हुए? 10 दिन भी नहीं करते हैं, 10 तो होते हैं, 10 तो होता है। हाँ हो सकता है 10 करा हो किसी ने, बट रेयरली आया होगा नजर में कोई छोटे मोटे जगह पे 10 दिन तक करा हो क्यूरिंग। आई थिंक मुझे लगता है 5-4 दिन में, 6-7 दिन में करनी बंद कर देते हैं, बस 7-8 दिन तक बंद करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं क्यूरिंग करनी। हाँ 1 वीक तक मोस्टली वही है। हो सकता है 10 किया होगा किसी ने रेयरली, बट 21 तक तो करता ही नहीं है कोई। बट लेकिन हमारा कोड क्या कहता है कि लगभग 21 दिन तक करो, 21 तक करो। तो जो चीजें कोड में मेंशन है वो प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते लोग। नेक्स्ट आपके पास में क्या नोट करके लिखा हुआ है? अब आपको समझाने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए एक पॉइंट बताया गया है कि इफ कॉन्क्रीट इज कैप्ट, वॉल के लिए भी सर, वॉल के लिए भी, सबके लिए है। क्यूरिंग किसी के लिए भी करो, सबके लिए एक पॉइंट बताया गया है आपको। ये एक आपके पास में क्या है, नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है, इफ कॉन्क्रीट इज कैप्ट डैम्प फॉर 1 month, द स्ट्रेंथ इज अबाउट डबल देन दैट ऑफ द कॉन्क्रीट एक्सपोज ओनली टू ड्राई एयर। आया समझ में? अगर आप किसी एक कॉन्क्रीट की क्यूरिंग कर रहे हो लगभग 1 महीने तक, कोई कॉन्क्रीट है जिसकी आपने क्यूरिंग करी 1 महीने तक, तो जो इसकी स्ट्रेंथ आएगी ना, वो लगभग डबल निकल कर आएगी किसके कंपैरिजन में? उस कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में जिसको कि उस कॉन्क्रीट के कंपैरिजन में जिसको कि सिर्फ आपने एयर जिसको कि सिर्फ आपने ड्राई एयर में प्लेस कर रखा है, जिसके ऊपर आपने क्यूरिंग नहीं कर रखी है, उसके कंपैरिजन में। आया समझ में? सो कोई एक कॉन्क्रीट का मास है जिसको आपने प्रॉपर्ली क्योर करा 1 महीने तक, जिसको आपने प्रॉपर्ली क्योर करा 1 महीने तक, तो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लगभग डबल निकल के आएगी किसके कंपैरिजन में? एक ऐसे वही सेम कॉन्क्रीट के मास के कंपैरिजन में जिसको सिर्फ आपने ड्राई एयर में प्लेस करा है, जिसकी आपने क्यूरिंग नहीं करी है। सो कंपैरिजन आया समझ में कि लगभग अगर आप 1 महीने तक क्यूरिंग कर दो ना प्रॉपर तरह से, तो एक ऐसा मेंबर जो कि सेम कॉन्क्रीट से बनाया लेकिन आपने उसको क्योर नहीं करा बिल्कुल भी, उसके कंपैरिजन में उस कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ जिसको आपने प्रॉपर्ली 1 महीना क्योर करा है, वो लगभग डबल निकल कर आ जाती है। आया समझ में? कि आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट होता है क्योरिंग वाला पॉइंट जो है, कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी लाइफ में, कि क्योरिंग कितना ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके स्ट्रक्चर्स की स्ट्रेंथ पे। सो क्या बोला है आपको कि भाई इफ कॉन्क्रीट इज कैप्ड डैम्प फॉर 1 month, द स्ट्रेंथ इज अबाउट डबल देन दैट ऑफ द कॉन्क्रीट एक्सपोज ओनली टू ड्राई एयर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, इट इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर रेंज ऑफ 5 to 28 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी अबाउट 90%। सो यहाँ पे आपको बताया कि क्यूरिंग जब हम कर रहे हैं
सो द ह्यूमिडिटी जो हमारी सराउंडिंग की लगभग दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ द 90% एंड द टेम्परेचर मस्ट शुड बी इन द रेंज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस से लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। तो जो क्यूरिंग है दैट शुड बी डन, क्यूरिंग जो आप स्ट्रक्चर की करोगे दैट क्यूरिंग शुड बी डन एट अ टेम्परेचर ऑफ लगभग 5 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में एंड ह्यूमिडिटी लगभग कितनी होनी चाहिए, 90% तक होनी चाहिए। इस तरह के टेम्परेचर्स, इस तरह की ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन आपने हर केस में देखी है। आपने कहीं पे भी स्ट्रेंथ का टेस्ट किया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, आपने हर जगह पे क्या देखा था, आपने हर जगह पे ह्यूमिडिटी फिक्स करके चलते थे 90% के आसपास। आपने हर जगह पे टेम्परेचर को फिक्स बनाया हुआ था कि भाई टेम्परेचर लगभग कितना लेके चलोगे, इतना लेके चलोगे। तो यहाँ पर भी क्या बताया गया, द टेम्परेचर एट विच द क्यूरिंग इज डन, जिस टेम्परेचर पे आप क्यूरिंग कर रहे हो दैट टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड इन द रेंज ऑफ 5 से लगभग 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और जो ह्यूमिडिटी है लगभग आसपास की 90% के आसपास होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आपके पास में अब क्या आता है, मेथड्स ऑफ क्यूरिंग। सो क्यूरिंग क्यों करते सर हैं? एक क्वेश्चन था सर। हाँ सर ऐसे आपने पहले लिखा रखा है ना ये वाला पॉइंट, 10 आवर करिंग एट टेम्परेचर ऑफ 90 डिग्री सेल्सियस कंक्रीट में गेन 70% ऑफ इट्स 28 डेज स्ट्रेंथ। हाँ बिल्कुल। सर अगर हम ये कर दें कि 90 डिग्री सेल्सियस पे उसे 10 दिन के लिए, मतलब 10 घंटे के लिए करिंग कर दें, हाँ बिल्कुल। और बाकी रिमेनिंग डेज से मतलब छोड़ दें, जैसे 7 दिन के बाद नहीं करते हैं करिंग ना। हाँ एक बार दोबारा से बताओ। जैसे मान लो हमने क्या किया कि 10 आवर के लिए तो उसको करिंग करा है 90 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब आपने 10 आवर के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे क्यूरिंग करी है। यस सर। हाँ और फिर बाकी जो 7 डेज के बाद करिंग छोड़ दी, हाँ। तो उसकी स्ट्रेंथ तो सर ज्यादा आएगी ना। अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। हाँ अल्टीमेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ इनिशियल स्टेजेस पे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। आप यही पूछना चाहते हो ना कि अगर मैंने 10 घंटे तक 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्यूरिंग करी। हेलो। यस यस सर। हाँ मैंने 90 डिग्री सेल्सियस पर 10 घंटे के लिए क्यूरिंग करी यस सर। और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, यस सर। तो आपको इनिशियल स्टेजेस पे ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ओके। क्योंकि आपने रेट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ाया है। अब इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, अभी अभी आपका आने वाला है यही वाला सेम, भी होगा नहीं, इकोनॉमिकल हो जाएगा। देखो यही वाला सेम पॉइंट अभी आपका आने वाला है नोट्स में, जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस अभी आ जाएगा थोड़ी देर में यही वाला सेम पॉइंट। ठीक, देखो क्या बोल रहे थे हम कि अब आते हैं मेथड ऑफ क्यूरिंग की भाई क्यूरिंग करने के कौन कौन से तरीके होते हैं आपके पास में। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में, आपने सारे मेथड्स अपने आसपास होते हुए देखे होंगे। आपने मोस्ट ऑफ द सारे मेथड्स क्यूरिंग के जो होते हैं वो अपने आसपास में होते हुए भी देखे होंगे। एक आध मेथड ऐसा रहा होगा जो कि आपने नहीं देखा होगा। देखो जैसे क्या है, फर्स्ट आता है वाटर क्यूरिंग। जो फर्स्ट तरीका है आपके पास क्यूरिंग करने का दैट इज द वाटर क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग में आप क्या कर रहे हो, बेसिकली इमर्स करके रख दो मेंबर को, इमर्स कर दो मेंबर को वाटर के अंदर, पॉन्डिंग करा दो, वाटर को वहां पे भर दो पूरी तरह से, स्प्रे कराओ वाटर या फिर वेट कवरिंग से। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, देखो जरा। सो फर्स्ट तरीका आपके पास में क्या है, वाटर क्यूरिंग है फर्स्ट तरीका। वाटर क्यूरिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने क्या करा, आपको क्या करना था, वाटर को बाहर जाने से रोकना है। आपका मेन काम क्या है, आपको वाटर को बाहर जाने से रोकना है। तो वाटर को बाहर जाने से रोकने के लिए आपने क्या करा, आपने, ओके कोई नहीं, हाँ, तो आपने क्या करा, देखो जरा, आपका काम क्या है क्यूरिंग करने का, आप वाटर को इवेपोरेट होने से रोकना चाहते हो या फिर जो लॉस हो रहा है वाटर का उसको आप बचाना चाहते हो। तो आपने क्या करा, आपका जो भी मेंबर था ना, कंक्रीट का जो भी मेंबर था, आपने उस मेंबर को शेड कर दिया, उसके ऊपर आपने कवरिंग प्रोवाइड करवा दी। शेड का मतलब समझते हो, ढक दिया है आपने उसको किसी भी चीज से, जिससे कि उस मेंबर को आपने डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बचा लिया, जिससे कि आपने उस मेंबर को डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बचा लिया। अगर आपने उस मेंबर को डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में आने से बचा लिया तो उसमें वाटर का इवेपोरेशन जो होगा वो कम होगा। वाटर का इवेपोरेशन कम होगा तो लॉस ऑफ वाटर भी क्या होगा, कम होगा। और हम यही तो चाहते थे कि हम वाटर के लॉस को बचा सकें। ऐसा होगा ही नहीं होगा, आया समझ में सबको? सबको ये पॉइंट आया समझ में कि शेडिंग दी सरफेस, आपने क्या कर दिया, सरफेस को शेड कर दिया, आपने सरफेस को ढक दिया है। अब आप इसको सिंपली ऐसे रिलेट कर लो, सबसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा। आप क्या करो, आप घर पे कपड़े सुखाते हो, घर पे कपड़े सुखाते हो, घर पे क्या करो, कपड़े सुखाते हुए एक बार तो क्या करो, घर पे जो कपड़े सुखा रहे हो उसको कमरे के अंदर डाल दो, कमरे के अंदर सुखाओ। दूसरे दिन वही सेम कपड़ा आप क्या करो, छत पे बिल्कुल खुली धूप में सुखाओ एकदम। कौन से केस में वाटर का लॉस जल्दी होगा?
लॉस होगा वाटर का कौन से केस में? जब खुली छत में हमने सुखाया उसको, तो खुली छत में जब आपने उसको सुखाया तो वाटर क्या करेगा, जल्दी लॉस करेगा। लेकिन जब आपने उसको कमरे के अंदर सुखाया है, तो कमरे के अंदर सुखाकर आपने क्या कर दिया, उसके कपड़े के सरफेस को शेड कर दिया। कपड़े के सरफेस को आपने शेड कर दिया। अगर आपने कपड़े के सरफेस को शेड कर दिया कमरे के अंदर सुखाते हुए, तो आपने उस कपड़े के सरफेस को डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आने से बचा लिया। आप उसको डायरेक्टली सनलाइट के कॉन्टेक्ट में नहीं आने दे रहे हो, लॉस ऑफ वाटर कम होगा। लॉस ऑफ वाटर कम होगा, क्योरिंग का जो आपका पर्पस था वही पूरा हो जाएगा। कि पर्पस क्या था, कि वाटर के लॉस को बचाना, वो पर्पस आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तरीका, कवरिंग द सरफेस विद द वेट गनी बैग्स। कवरिंग द सरफेस विद द वेट गनी बैग्स, ऐसा देखा होगा आपने सबने, वेट गनी बैग्स। बोरी, बोरी बोलते हैं ना, बोरिया बोलते हैं, बोरे, है ना। गनी बैग्स, गनी बैग जानते हैं ना सब लोग, हिंदी में बोरिया बोलते हैं इनको। आपकी साइड पता नहीं कुछ और बोलते होंगे तो शायद। अगर गनी बैग जानते हैं सब, हाँ वही वही बोरिया, वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल, आपने क्या करा, इनको गनी बैग्स को वेट करा, गीला करा, और जिस भी सरफेस के ऊपर, जिस भी सरफेस के आप ऊपर उसको डालना चाहते हो उसके ऊपर डाल दो उसको। अब देखो क्या होगा, ये मेंबर है आपका, ये मेंबर है। आपने क्या करा, गनी बैग्स को क्या करा, गीला कर दिया, वेट कर दिया, और वेट करने के बाद क्या करा, इसके इस सरफेस पे डाल दिया आपने इसको। आपने इसको इसके एक सरफेस पे डाल दिया, बस ये करना है। वेट गनी बैग है, वेट गनी बैग है, उसके सरफेस पे डाल दिया। वो क्या करेगा, वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देगा इतना इजीली। वो वाटर को इतना इजीली इवेपोरेट नहीं होने देगा, वो वाटर को इतना इजीली इवेपोरेट नहीं होने देगा। आया समझ में, आया कि समझ। अब ये मोस्टली आपने देखा होगा ये वाला तरीका, आई थिंक मेरे ख्याल से कहीं पे आपने, अगर आपने कहीं पे रिजिड पेमेंट की कंस्ट्रक्शन होती देखा हो, तो कहीं पे आपने रिजिड पेमेंट देखा है बनते हुए, रिजिड पेमेंट का काम चल रहा हो अगर कहीं पे, तो रिजिड पेमेंट के आसपास आपने देखा होगा काम होते हुए। हाँ हाँ, वही 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 रिजिड पेमेंट के, हाँ बहुत जगह ऐसी जहाँ पे आपने इसको शायद देखा होगा यूज होते। जस्ट एक एग्जांपल था कि शायद आपने रिजिड पेमेंट का अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन देखा होगा होते हुए, तो वहां पे आपने इस मेथड को देखा हो। सो ये दूसरा तरीका है, क्या, कवरिंग द सरफेस विद द वेट गनी बैग्स। थर्ड क्या आया, स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर द सरफेस रेगुलरली। ये तो आपने, ये तो सबसे कॉमन तरीका है। एक पाइप लेके खड़े होंगे आप घर पे सुबह सुबह, क्या कर रहे होंगे, दीवार पे पानी डाल रहे होंगे, पाइप की हेल्प से ऐसे कर रहे होंगे ना, स्प्रिंकल कर रहे होंगे पानी को, पानी को स्प्रिंकल कर रहे हो दीवार के ऊपर। सब यही करते हैं, हाँ बिल्कुल यही करते होंगे मोस्टली। तो क्या है, पानी को आप डाल रहे हो दीवारों के ऊपर, बस सिंपल तरीका है। ये भी तरीका आता है। सो स्प्रिंकलिंग द वाटर ओवर द सरफेस सबसे कॉमन मेथड होता है, स्प्रिंकलिंग वाटर ओवर द सरफेस। नेक्स्ट क्या है, द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेज आर कैप्ड, द हॉरिजॉन्टल सर्फेसेज आर कैप्ड वेट बाय स्टोरिंग वाटर ओवर देम, जिसको कहते हैं पॉन्डिंग ऑफ वाटर, जिसको कहते हैं पॉन्डिंग ऑफ वाटर। जैसे कि ये मेथड आपने देखा होगा, आपके घर पे कोई स्लैब डल रही होगी किचन में, आपके घर पे कोई किचन में स्लैब डल रही होगी, रूफ में भी हो सकता है, किचन में कोई स्लैब डल रही होगी, वहां पे भी देखा होगा। साइड में क्या करोगे, मिट्टी के इस तरह से छोटे छोटे बाउंड्री से बना दोगे, ऐसे करोगे ना, साइड में छोटे छोटे मिट्टी के बाउंड्री बना दोगे, और बीच में किसको भर दोगे, यहाँ पे पानी को भर दोगे, बीच में भर दोगे पानी को। आपने क्या कर दिया, पॉन्डिंग कर दी पानी की, आपने क्या कर दिया, पॉन्डिंग कर दिया पानी का। आया समझ में, पॉन्डिंग ऑफ वाटर। जनरली जो हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस होते हैं ना, स्लैब हो गया, रूफ स्लैब हो गया आपका, किचन स्लैब मान लो, ऐसे केसेस में आप इस मेथड को ऑब्जर्व कर सकते हो। बोलो ये आया तरीका समझ में। सो 4 तरीके आए आपके पास ना। पहला तरीका क्या रहा, आपने वेट गनी बैग से कवर कर दिया, और क्या है, आपने सरफेस को शेड कर दिया, और क्या है, आपने पानी को स्प्रिंकल कर दिया, और क्या है आपने, और क्या है आपने हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस को पानी से पूरी तरह से पूर्ण करके, मतलब भर दिया पानी आपने उसके ऊपर। आपने क्या करा, मिट्टी के बाउंड्री बनाए साइड में, मिट्टी के बाउंड्री बनाए साइड में, और बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे बीच में इस तरह से पानी को आपने यहाँ पे फिल कर दिया है। इन द मिडिल आपने क्या करा, पानी को इस तरह से यहाँ पे फिल कर दिया। सिंपल सा ये तरीका था आपका। जस्ट स्लैब वगैरह के केस में आपने देखा होगा कॉमनली यूज होते हुए। सो ये तरीका था आपका पॉन्डिंग ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, मेम्ब्रेन क्यूरिंग आता है। सो द नेक्स्ट आपके पास में क्या आएगा, मेम्ब्रेन। सो नेक्स्ट आपके पास में आएगा क्या, मेम्ब्रेन क्यूरिंग आएगा, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्यूरिंग। अब मेम्ब्रेन क्यूरिंग में आप क्या करोगे, आप विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स आप क्यूरिंग करवाओगे। आप क्या करोगे, सरफेस को, जो हमारा सरफेस है जिसको भी आप क्योर करना चाहते हो, उस सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल्स की कोटिंग करोगे। आप उस सरफेस के ऊपर कुछ केमिकल्स की कोटिंग करोगे, और वो जो केमिकल्स होंगे वो पानी को इवेपोरेट होने से रोकेंगे। आपने अलग अलग तरह के केमिकल देख रखे हैं। कुछ केमिकल तो ऐसे होते हैं जो पानी को अंदर आने से रोकते हैं। कहाँ पे देखा था आपने ऐसा, जब आपने हाइड्रोफोबिक सीमेंट की बात की थी,
आपने हाइड्रोफोबिक सीमेंट में ऐसे केमिकल मिलाए थे जो कि पानी को बाहर से अंदर आने से रोक रहे थे ना, याद आया कुछ? हाइड्रोफोबिक सीमेंट में हमने कुछ ऐसे केमिकल मिलाए थे जो कि पानी को बाहर से अंदर आने से रोक रहे थे, लेकिन ये वाले केमिकल क्या करेंगे, ये वाले केमिकल पानी को बाहर से अंदर जाने से अंदर से बाहर जाने को रोकेंगे। आया समझ में? ये वाले केमिकल पानी को अंदर से बाहर जाने पे रोकेंगे। डिफरेंस आया दोनों के बीच में समझ में? सो वो केमिकल तो बाहर से अंदर आने के लिए रोकते थे, ये वाले अंदर से बाहर जाने में रोकेंगे। हमारा काम क्या है, हमें पानी को अंदर से बाहर जाने से ही तो बचाना है। आया समझ में? सो विद द हेल्प ऑफ द सरफेस सर्टेन केमिकल्स आप क्या करोगे, सरफेस को कवर करोगे कुछ केमिकल्स के थ्रू, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, पानी को बाहर जाने से प्रिवेंट करेंगे। जस्ट इसको एक बार रीड कर लो। मेम्ब्रेन क्यूरिंग में, सो मेम्ब्रेन क्यूरिंग में आपको क्या करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग कंपाउंड्स। आपने क्या करा, क्यूरिंग कंपाउंड्स को अप्लाई करवा दिया। आपने क्या करा है, सिंपली आपने क्यूरिंग कंपाउंड्स को वहां पे अप्लाई करवा दिया है। क्यूरिंग कंपाउंड्स लाइक बिटुमिन, वैक्स, वार्निश, रेजिन, रबर, लेटेक्स, इमल्शन, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास भी बोलते हैं। जस्ट surfaces coated with these chemical which prevent the loss of moisture by evaporation। I think कि बताओ इसमें कोई डाउट है, इसको मुझे कुछ बताना पड़ेगा क्या आपको इसके बारे में? मेम्ब्रेन क्यूरिंग में कुछ बताने की रिक्वायरमेंट है आपको? मेम्ब्रेन क्यूरिंग में कुछ नहीं बताना पड़ेगा, सिंपल सा पॉइंट है, आपको खुद से समझ में आ जाएगा पड़ते ही ना। सो मेम्ब्रेन क्यूरिंग सिंपल पॉइंट है, आई थिंक आपको खुद से समझ में आ जाएगा मेम्ब्रेन क्यूरिंग का मतलब क्या है। ठीक है, बोलो क्लियर है यहाँ तक सब? सो यहाँ तक क्लियर है सब। अब आपका आता है थर्ड आपका आएगा पॉइंट, द थर्ड पॉइंट विल बी एक्सेलरेटेड क्यूरिंग। अब इसके बारे में हम कल से डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक्सेलरेटेड क्यूरिंग आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, कल आगे डिस्कस करते हैं फर्दर। ओके, सो आपके लगभग आप मान लो कि कल आपके कुछ न्यूमेरिकल टॉपिक डिस्कस होंगे। इसमें 2-3 टॉपिक हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे गए हैं रिसेंटली प्रीवियस ईयर्स में। एक टॉपिक तो क्या होता है, मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट। इससे क्वेश्चन आए हुए हैं काफी। मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली दिखाई दिए होंगे इस वाले टॉपिक से, मैच्योरिटी से। थियोरेटिकल क्वेश्चन भी इससे बनता है, न्यूमेरिकल भी इससे बनता है। एक आपका डिस्कस करेंगे टॉपिक जेल स्पेस रेशियो वाला, जेल स्पेस रेशियो वाला एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे भी न्यूमेरिकल आपके फॉर्म हुए हैं रिसेंटली। इन दोनों टॉपिक से आपके इन द रिसेंट ईयर्स न्यूमेरिकल पूछे गए हैं बिल्डिंग मटेरियल में, एसएससी जेई में। तो चांसेस हैं आने वाले ईयर्स में भी यहाँ से आपको इन टॉपिक से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए इनके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करना है वो बताया जाएगा कल आपको। सो कल इनके न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे कल। बाकी वो जो मैंने दोनों चीजें आपको बताई है ना, वो टेबल जरूर अपने नोट्स में बना लेना, उसको याद कर लेना, याद भी करना उसको। क्वेश्चन आएंगे, उससे 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, उसको मैं डिस्कस कर दूंगा एक दिन आपके साथ में। दूसरा वो जो स्ट्रेंथ वाला पॉइंट है उनको दोनों को साथ में लिख लेना, जिससे कि आपको पुराने वाला भी याद रहेगा और नए वाला भी याद रहेगा। पुराने के हिसाब से एग्जाम में पूछेगा तो पुराना डाल देना वहाँ पे आंसर, नए का पूछेगा नए के अकॉर्डिंग तो नया आंसर डाल देना वहाँ पे। ठीक है, बाकी अब कल डिस्कस करते हैं। तो ये कल दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं आपके, मैच्योरिटी एंड जेल स्पेस रेशियो। दोनों से अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, दोनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल दिखेंगे। तो कल इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो फिर अपना, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछो, बाकी फिर अपना कल डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन।